अज्यूम कर लें मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मुझे लोन दे दो। मिस्टर बी ने कहा मैं आपको लोन दे दूंगा अगर 2 महीने में दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लगवा दी। मुझे बताएं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये कंटीजेंट है या नहीं है? कंटीजेंट है। अब अगली बात बताएं, ये कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो जाएगा? या तो 2 महीने गुजर रहे या दादाजी उससे पहले ये प्रॉपर्टी किसी और को भेज दे। अगर 10 दिनों बाद भी प्रॉपर्टी किसी और को भेज दी, लड़ाई मुक्का। 2 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। चलें, इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको आता है। डिमोटिवेट तो नहीं इस बात से? थोड़े बहुत से बहुत आता है आपको। वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये भी काफी। अब क्योंकि क्लास एक मुनासिब टाइम की है, अब हम इसमें जो पास्ट पेपर है वो डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे आज चैप्टर खत्म हो गया, 4 5 हमारा एक ग्रेड कंप्लीट हो गया। अगर आपको याद, हमने डिस्कस किया था कि हमारे टोटल 5 ग्रेड्स हैं। 4 आई थी, 4 ग्रेड्स हैं। एक ग्रेड वैसे चैप्टर 1 ही था, दूसरा 2 से लेके 5 तक था, तीसरा मेरे 6 से शुरू होकर 10 तक, और चौथा जो है वो 11 से लेके 18 तक। तो एक ग्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 5 लास्ट हमने चैप्टर 5 शुरू किया था, उसमें कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट थी। हमने डिस्कस किया था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें मान लो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कुछ करने के लिए, कुछ करने से रोकने के लिए। लेकिन अगर वो कुछ करना या कुछ करने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट हम डिपेंडेंट करते हैं किसी अनसर्टन फ्यूचर इवेंट के ऊपर, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते थे ये क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एग्जांपल भी हमने देखी थी, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या गारंटी का, इस तरह के, या इंडेमनिटी का। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। उसके बाद में हमने इसके रूल्स भी डिस्कस किए थे कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब वो होगा, वैलिड होगा और परफॉर्म होगा, और कब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यानी कि कब इन्फोर्सेबल होगा, कब इन्फोर्सेबल नहीं, मतलब वॉइड हो जाएगा। ये मैंने आपको कहा था कि वो क्या कर सकता है, आपको वर्टिकली वैसे ही पूछ सकता है कि अच्छा बताएं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा। तो मैंने कहा था कि वहां पे मेरे बच्चे, अब आपने जब आंसर करना है उसको कहना कि एक तो जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट की हैपनिंग पे भी डिपेंडेंट हो सकता है और नॉन हैपनिंग पे। अब इन्फोर्सेबिलिटी हैपनिंग के लिहाज से भी बताएंगे आप, 2 तरह की। अगर टाइम फिक्स ना हो तो फिर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल हो जाएगा, जब वो इवेंट हैपन हो जाए, और अगर टाइम रखा हो उस टाइम में हैपन हो जाए। ऐसे ही ना? और अगर वो नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, कब इन्फोर्सेबल हो जाएगा, अगर वो हैपन ना हो। अगर टाइम रखा हो उस टाइम में हैपन ना हो। ऐसे ही था ना मेरे अच्छे। तो अगर, और फिर हमने डिस्कस किया था, एक तो वैसे ही कहा था कि अगर बात का अगर आप इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट कर देते वो तो वैसे ही वॉइड एग्रीमेंट होता। फिर हमने कहा था कि बात का कुछ जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किसी जिंदा इंसान के कंडक्ट पे भी डिपेंडेंट होते हैं, कि एक जिंदा इंसान एक खास टाइम में वो क्या करेगा, किसी खास तरीके से वो कंडक्ट कोई अगर शो कर दे तो आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप आए, आपने कहा कि राणा साहब वो फलानी चीज़ मुझे इतना सामान डिलीवर कर दें। मैं आपको कहता मैं डिलीवर कर दूंगा अगर फलाना बंदा मुझे सेल कर देगा, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। ये जिंदा इंसान के किसी कंडक्ट के ऊपर अगर देखा वो कर देगा मुझे डिलीवर, तो मैं आपको कर दूंगा। इसलिए हमने कहा था अगर फलाना बंदा गारंटी दे दे, जिंदा इंसान के कनेक्ट के ऊपर है। वो फलाना दादाजी अगर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लगवा दें तो जिंदा कनेक्ट, इंसान के कनेक्ट के ऊपर। या वो कहा था कि लोन दे दो, उसने कहा था अगर मेरी शादी फलानी फलानी उससे हो जाए तो मैं लोन दे दूंगा, जिंदा इंसान के कनेक्ट के ऊपर। याद है कि नहीं? ठीक हो गया। ले बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह बनना था हमने बना लिया है, बनने के सारे मामला खत्म हो गए मेरे बच्चे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात नहीं होगी, अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने की बात होगी। अब जब बनने को थोड़ा सा वो कर लो, रिकैप कर लो। शुरुआत हुई थी मेरे बच्चे, हमने कहा था कि एग्रीमेंट भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। और एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, शुरुआत उसकी ऑफर से हो। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती थी, कुछ करने से रोकने के लिए, लेकिन ऑफर का मकसद क्या हुआ करता था, कंसेंट हासिल करना। और उसके 4 एसेंशियल थे, सडन और डेफिनेट हो, उसके बाद 2 बंदे हों, उसके बाद
कंडीशनल है तो एट द टाइम ऑफ ऑफर आपने कम्युनिकेट करनी है, और ऑफर और इन्विटेशन, ऑफर में फर्क। फिर हमने कम्युनिकेशन की बात देखी कब कंप्लीट होती है, और फिर हमने एक्सेप्टेंस की बातें करनी शुरू की, वो सारा डिस्कस किया। फिर जब चैप्टर 5 के अंदर पहुंचे, सॉरी चैप्टर 5 के चैप्टर 3 के अंदर पहुंचे, तो वहां पे हमने डिस्कस किया कि जो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें 5 तरह के एसेंशियल थे: फ्री कॉन्सेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो। फिर इन पांचों को हमने पढ़ना शुरू किया था, अगर आपको याद है। कुछ तो मेरे से, वैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस ये भी एसेंशियल ही होते हैं, लेकिन फिर भी उसने नहीं रखा उसमें एसेंशियल में, तो इट्स ओके, हम बाकी पांचों को एसेंशियल मान लेंगे। और चैप्टर 3-4 के अंदर वो हमने वही 5 एसेंशियल पढ़े थे, ऐसे था मेरे बच्चों। और फिर एक जो जब हमने वेजनिंग एग्रीमेंट पढ़ा तो शक पड़ा कि वेजनिंग एग्रीमेंट तो सब जुए की तरह होता है। तो इस शक को दूर करने के लिए उसने आपको सिखाया कि एक और कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, इस तरह का ही होता है, लेकिन उसके बनने का तरीकाकार बताया। वो कौन सा था? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है फिर हमने डिस्कस किया कि अगर कोई कोई दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो और उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किसी फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट पर डिपेंडेंट हो तो फिर कॉन्टिजेंट होगा, लेकिन फ्यूचर के अगर सर्टन इवेंट पर डिपेंडेंट हो फिर वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट है, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखेंगे, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये ना हो कि माशाल्लाह आप कहेंगे सर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, और कहेगा फिर ठीक है अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता? ले बेटा, ये जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया उसने, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2। इसके ऊपर 2-2 दिन लगाएंगे तकरीबन हम। उसके बाद चैप्टर आएगा 8, 9, 10, वो तीनों चैप्टर एक एक दिन के हैं, बड़ी मुश्किल से विचार, छोटे छोटे चैप्टर है। देखो, जब ये चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद कम से कम 3 वीक चाहिए, उसके बाद 3 वीक, और ये शायद ये वीक तो इसके ऊपर लग जाना, चैप्टर 10 तक एटलीस्ट। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद भी 3 वीक, तो शायद ये क्लास हो सकता है, मैं बी लॉ सी लॉ नहीं, बी लॉ शायद 10 तक भी चला जाए टेक्स्ट के साथ ही। लेकिन मेन मकसद तो सिलेबस खत्म करना है ना मेरे तरीके से, मतलब याद करना है। मकसद सिलेबस खत्म करना होता तो फड़का फड़कू देते हो। अभी तक हम तकरीबन महीना लगाया हमने, याद है 16 तारीख को आपका सिलेबस शुरू हुआ था, और आज क्या है, आज 14 होगी, और हमने सिर्फ कितने 2, 3, 4, 5 4 चैप्टर किए हैं। तो और बाकियों के लिए भी तकरीबन हमें महीने के से भी कम टाइम है, तो वजह होगी ना कोई इसके पीछे, तो इतना टाइम लगाने की। तो मेरे अच्छे, इसलिए अब आगे आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, लेवल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अज्यूम करो मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसका नाम हुआ करता था? ये जो दोनों के दरमियान ये बंधन बंधा है, जिसको कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप। तो लीगल रिलेशनशिप बोलो, ऑब्लिगेशन तो होता ही होता है। लीगल रिलेशनशिप, ये जो कानूनी बंधन बंधा है दोनों के दरमियान, इस बंधन का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये हम सीख के आगे। जब इन दोनों पार्टीज के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की अगली स्टेज आ जाएगी, वो क्या है? इस बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर। अब होगा ये परफॉर्म कौन करेगा? वे परफॉर्म कौन करेगा? याद है बचपन के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रॉमिसर भी होती हैं, प्रॉमिसरी भी होती हैं। अब वो कॉन्सेप्ट अब जाके वो दोबारा रिपीट करेगा उसको। तो ऑब्लिगेशन के लिहाज से पार्टी को क्या कहा करते थे? प्रॉमिसर, अरे प्रॉमिसरी, और प्रॉमिसरी भी नहीं होता, प्रॉमिसरी होता है। ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से बंदा कौन होगा, और राइट रिसीव करने के लिहाज से प्रॉमिसरी। अब मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने अपनी एक गाड़ी बेची हुई है मिस्टर बी को 15 लाख रुपए की। मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी से गाड़ी बेचने का 15 लाख रुपए का। मुझे बताएं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? मिस्टर ए, वही ऑब्लिगेशन है उसका। एक बार ऐसा, अब हम जब पढ़ रहे होंगे ना, किसी एक बंदे की तरफ खड़े होकर सोचेंगे, दोनों को कवर करने की जरूरत है। या तो इधर खड़े होकर देखो या इधर खड़े होकर देखो। अगर हम मिस्टर ए की तरफ खड़े होकर देखते हैं, अच्छा बताओ, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन हम मिस्टर ए के घर है, याद रखना। अब मुझे ये बताओ मिस्टर, अब ये जो मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी के साथ, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा? मिस्टर ए करेगा। जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है उसी ने परफॉर्म करना होता है ना। इसके घर वाले, इसके बीवी बच्चे, इसके वालिदैन, वो परफॉर्म करेंगे ना। मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ही परफॉर्म करेगा कानून की निगाह। लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो मिस्टर ए की होगी डेथ, अब कौन परफॉर्म करेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अज्यूम कर लो ये गाड़ी भेजनी है ना मिस्टर बी के घर, मिस्टर ए खुद आके दे दे गाड़ी, समझ रहे? या मिस्टर ए क्या कर सकता है, किसी और अच्छे ड्राइवर को जो गाड़ी चला सकता है उसको दे दे, ये ले भाई मिस्टर बी के घर दिया। बात समझ आ रही? या अपनी जिंदगी में ही खुद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बजाय किसी और कॉम्पिटेंट पर्सन को भी तो अपॉइंट कर सकता है ना, कि भाई जा ये काम करके आ, तो कर देगा वो।
ये भी हम देखेंगे। बात का कोई काम क्या करना, अब जस्ट एग्जांपल, ये आप सारा देख रहे हो कैंपस में ये रेनोवेशन चल रही है क्योंकि शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे। अब इसको कैंपस भी तो बनाना है, जो नजर आ रहा हो कि वाकई कैंपस है। अब वो दीवारें शिवारें वो निकलती नजर आ रही होंगी आपको, आप दोनों कैंपस इकट्ठे होते नजर आ रहे होंगे, उधर कुछ गेम शेम्स आ जाएंगी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वो जो सारा जो कैंपस की फीलिंग है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी। कहने का मतलब कि अब हमने किसी ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, भाई ये सारा काम करना है तूने। अब वो ठेकेदार यहाँ पे आता ही नहीं, अज्यूम कर लो, लेकिन उससे कंपिटेंट लोगों को भेजा हुआ है जो ये काम कर रहे हैं सारा रेनोवेशन का। तो देखो, एक बंदे के साथ जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के नहीं होते, यानी कि इंसान की जात के साथ जुड़े नहीं होते। जात से साथ जुड़े होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर मिस्टर ए और ये मिस बी है, इन दोनों के आपस में एंगेजमेंट हुई हुई है, अब ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जात के साथ जुड़ा हुआ है इनके। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेंगे, ये दोनों ही परफॉर्म करेंगे। अगर मिस्टर ए की डेथ होगी, मामला खत्म है। हम कहते नहीं नहीं सर, वो मान लो कि उसके छोटे भाई का वो नहीं, वो नया नई ऑफर हो रही होती है, वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है अगर अगली पार्टी मान जाए। तो अगर कोई जात किसी, देखो जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जहां पे पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड, ये इंसान की जात के साथ जुड़े होते हैं, अगर वो इंसान जिंदा ना रहे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है कानून। और याद है बचपन में हम पढ़ के आए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही हो, लेकिन बाद में किसी वजह से परफॉर्म ना हो सका तो क्या हो जाता है, वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। याद रखेंगे। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का ना हो, तो वो पार्टी खुद भी परफॉर्म कर सकती है, अगर वो मर जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, और अगर वो बंदा अपनी जिंदगी में वो चाहे तो किसी और बंदे को भी पॉइंट कर सकता है उसको परफॉर्म करने के लिए, और अगर वो मर गया हो, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने परफॉर्म करना हो, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी खुद परफॉर्म करने की बजाय किसी और कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। समझा रहा हूं आप। देखो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 6 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ परफॉर्म कैसे होगा, हमने कहा कि कौन परफॉर्म करेगा, प्रोमिसर परफॉर्म करता है। कॉन्ट्रैक्ट किसने परफॉर्म करना होता है, प्रोमिसर ने। अब देखो ना, मिस्टर ए के घर खड़े हुए थे, मिस्टर ए, हम कहेंगे जब मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, तो एक्चुअली हम उसके ऑब्लिगेशन की बात कर रहे होंगे। मिस्टर ए प्रोमिसर किस लिहाज से, राइट रिसीव करने की बात नहीं कर रहे, सारी बात जब प्रोमिसर होगा तो राइट भी तो होगा ना उसका। हम तो परफॉर्म करने के लिहाज से देख रहे हैं, सिर्फ परफॉर्म क्या करना है, ऑब्लिगेशन। राइट परफॉर्म करना थोड़ी होता है, वो तो रिसीव करना होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्म करने की बात हो रही हो, तो किसकी बात हो रही थी, प्रोमिसर के तौर पे, जो आपका ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की बात कर रहे थे। याद रखेंगे बच्चे। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करता है, प्रोमिसर। कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करता है, प्रोमिसर। कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करता है, प्रोमिसर। कौन होता है बोला, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वो प्रोमिसर भी होता है। और राइट कौन रिसीव करता है, राइट कौन रिसीव करता है, राइट कौन रिसीव करता है। और अगर प्रोमिसर और प्रोमिसर दोनों मर जाए, तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इधर परफॉर्मेंस के लिहाज से मिस्टर ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और राइट रिसीव करने के लिहाज से मिस्टर बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और मिस्टर बी की तरफ खड़े होकर देखें, जो इनका ऑब्लिगेशन था, अब वो कौन परफॉर्म करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और प्रॉम्प्टली फिर कौन बनेंगे, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझा रहा हूं ना आपको। तो चीजें कॉन्सेप्टली दिमाग में होनी चाहिए, ना कि एवं हवा में ही। अब आपका सीएफई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये पढ़ने पढ़ाने का, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हो गया सर, एडमिशन ले लिया आपने। अब सीएफई प्रोमिसर किस लिहाज से है, उसमें पढ़ाना है। और प्रोमिसर किस लिहाज से है, उसको फीस में। इसी तरह आप प्रोमिसर भी हैं, प्रोमिसर भी हैं। बात समझ आ रही है मेरे। और अब मुझे दोबारा बताओ, कॉन्ट्रैक्ट किसने परफॉर्म करना, अगर वो मर जाए, देखा जाएगा सर कॉन्ट्रैक्ट पर्सन नेचर का था या नहीं। अब ऐसे थोड़ी है, लीगल शर्म तो नहीं आई है, कॉन्सेप्ट खराब कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, प्रोमिसर। अभी नहीं उसे अभी पूछ लिया अब हमारा तो नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, प्रोमिसर। अगर वो मर जाए, क्या क्या देखेंगे, पर्सनल नेचर का था या नहीं था। पर्सनल नेचर कह लें और साथ उसके पर्सनल स्किल्स, पर्सनल नेचर और स्किल्स इस तरह कह लें। तो अगर पर्सनल नेचर या स्किल्स ना हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर पर्सनल नेचर स्किल्स रिक्वायर्ड हो, फिर खत्म हो गया मामला, किसी का कोई कसूर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करता है, हमेशा प्रोमिसर ही परफॉर्म करता है। वो चाहे तो किसी और, लेकिन किसी और को भी कब अपॉइंट कर रहा होगा, जब पर्सनल नेचर का और पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड ना हो। ये भी ध्यान रखें। अगर एक बंदा अपनी जिंदगी में किसी और को अपॉइंट कर रहा हो, तो कब कर सकता है, जब पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड ना हो या पर्सनल नेचर का ना हो। ये नॉर्मल ऐसे ही होता है, ये तो बस थोड़ा सा और करने की जरूरत है। ले बेटा, देखिए मिस्टर अकरम, इसने एक गाड़ी खरीदी है 20 लाख रुपए की,
मिस्टर असलम से। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसने ऑफर की थी 20 लाख की गाड़ी भेज दो, उसने इस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, तो क्या बन गई, प्रॉमिस। प्रॉमिस में दोनों के लिए कंसिडरेशन, एक के लिए गाड़ी, एक के लिए 20 लाख। और क्या ये कमर्शियल या बिजनेस नेचर की ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऐसे ही है ना। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, ये जो मिस्टर अकरम है, ये प्रॉम्जी है या प्रॉम्जर है? सर दोनों है, प्रॉम्जर भी है और प्रॉम्जी भी है। अब मुझे बताएं मिस्टर असलम, ये प्रॉम्जर है या प्रॉम्जी है? सर दोनों है, प्रॉम्जर भी है, प्रॉम्जी भी है। अब मुझे बताएं किसकी तरफ खड़े होकर कॉन्सेप्ट पढ़ें? मिस्टर अकरम की तरफ। मुझे बताएं मिस्टर अकरम, ये प्रॉम्जर किस लिहाज से है? ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से। इसका ऑब्लिगेशन क्या है? इसमें पैसे देने 20 लाख रुपए। मिस्टर राइट किसको मिलना है? मिस्टर असलम के घर खड़े होकर देखें, राइट किसको मिलना है? मिस्टर असलम, अब सॉरी मिस्टर अकरम को। अकरम के घर खड़े हैं, अकरम की तरफ खड़े होकर देखें, प्रोमिजर कौन है? अकरम। अकरम के घर खड़े होकर देखें, प्रोमिजी कौन है? अकरम। अब इसी तरह मेन असलम प्रोमिजर भी है और प्रोमिजी भी है। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या किसी और कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है? वो गाड़ी किसी के हाथ भेज दे, ये पैसे किसी के हाथ भेज दे, हो सकता है ना? बिल्कुल। अगर ये मर जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म? नहीं नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे। अगर वो भी मर जाए, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो टैक्स में पढ़ते हो ना आप लोग, एक बंदा मर जाए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो मर जाए उसके लीगल, वो मर जाए उसे छोड़ना नहीं टैक्स हमने। द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर, अब मेरे बच्चे देखना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉब्लम भी पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो, में जो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का, कभी, वो है परफॉर्म। परफॉर्म करें उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो जिम्मेदारी है आपकी। अब मेरे से जो परफॉर्मेंस है, कानून कहता है वो परफॉर्मेंस दो तरह की हो सकती है, मजबूरी है। एक ही तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती, दो तरह की परफॉर्मेंस होती है हमेशा, इस तरह के सिनेरियोज राइज होते हैं। अब वो जो दो तरह की परफॉर्मेंस, उसका नाम क्या है? एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, जब दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देंगी, क्या मैं ये कह दूं कि दोनों पार्टीज को राइट भी मिल गए होंगे? देखो, मेरा ऑब्लिगेशन मैं आपको पढ़ाऊं, मैंने अपना परफॉर्म कर दिया, आपका ऑब्लिगेशन आप पे कर दें, आपने इसका मतलब दोनों पार्टीज ने जब ऑब्लिगेशन परफॉर्म किए होंगे, दोनों पार्टीज को उनके राइट भी मिल चुके होंगे, इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब दोनों पार्टीज एज ए प्रोमिसर अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दें। लेकिन रौला तो उस वक्त होता है ना, जब एक पार्टी अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी पार्टी उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो अब उसको हमने पढ़ना है, मेनली वो रौला होगा। अब जरा देखना, द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो एक्चुअली परफॉर्मेंस होती है, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वहां पे दो तरह की परफॉर्मेंस होती है, और दोनों को कानून परफॉर्मेंस में ध्यान देना। हम पढ़ने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होता है, हम कहेंगे या तो एक्चुअली परफॉर्म हो जाए, तब भी परफॉर्म हो जाता है, इवन अगर हम परफॉर्म करने की कोशिश करें ना कॉन्ट्रैक्ट, तब भी परफॉर्म हो जाता है। अब ये देखना होगा कि सर ये कैसे, इसमें तो सिर्फ कोशिश हुई है, ये कैसे परफॉर्म हो गया? कानून ने दोनों का नाम क्या रखा? देखो, एक्चुअल लफ्ज क्या लिखा हुआ आगे? परफॉर्मेंस। ये भी परफॉर्मेंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, जिम्मेदारी खत्म। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए तो जिम्मेदारी खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म। तो जब एक्चुअल परफॉर्म हो जाए तब भी खत्म। और अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो, इसके नाम ही साथ लफ्ज क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस। ये कोशिश की है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, कानून कहता है क्या याद करेगा, जा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, कोशिश से। दोनों परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी है। अब मेरे बच्चे, इसको अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं, पहले जरा आओ समझा दें आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है, फिर दोबारा रीड करते हैं उसको। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, भाई आपके पास एक घोड़ा है, मुझे 2 लाख रुपए का सेल कर दो। मिस्टर बी ने इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो नहीं हुआ, फिलहाल तो हमें नहीं पता। अज्यूम कर लो मिस्टर बी ने ये घोड़ा मिस्टर ए को हैंड ओवर कर दिया और मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए मिस्टर बी को दे दिए। क्या दोनों पार्टीज ने अपने अपने एप्लीकेशन परफॉर्म कर दी? दोनों पार्टी ने, देखो मिस्टर ए, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? प्रॉमिसर। मिस्टर ए प्रॉमिसर किस लिहाज से था? 2 लाख देने के लिहाज से। मिस्टर बी प्रॉमिसर किस लिहाज से था? क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 लाख रुपए दे दिया? परफॉर्म हो गया उसका एप्लीकेशन? क्या मिस्टर बी ने घोड़ा हैंड ओवर कर दिया मिस्टर ए? मामला खत्म। इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये इंशाल्लाह जब जब भी हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हमारी तरफ से परफॉर्मेंस होगी, और आप तो अपनी परफॉर्मेंस पहले देकर बैठे होंगे।
तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी दोनों तरफ से। तो इसको यानी कि जब दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करते हैं, इसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी कि किसी की तरफ परफॉर्मेंस ड्यू ना रहे, इसके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस। कहते हैं व्हेन द प्रॉमिसर हैज मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसरी, इट इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब देखो, एक तरफ खड़े होकर बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, मिस्टर ए किस लिहाज से प्रॉमिसर था? पैसे देने के लिहाज से। कह रहा व्हेन द प्रॉमिसर, अब इसके इसके मिस्टर ए के घर खड़े होकर देख रहे हैं, मिस्टर ए की तरफ खड़े होकर सोच रहे हैं, मिस्टर ए व्हेन द प्रॉमिसर, ये जो मिस्टर ए था, हैज मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय हुआ था? 2 लाख रुपया पे करना मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। उसने 2 लाख रुपया पकड़ा और जाके मिस्टर बी को दे दिया इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसका कितना तय हुआ था? 2 लाख। लेकिन अगर वो 2 लाख तय हुआ था, लेके 1.5 लाख जाता, ये नहीं थी एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर भी ले, पहले तो वैसे इनकार कर सकता है भाई ये क्या है, तो वो अपना होल ऑब्लिगेशन परफॉर्म ही नहीं कर रहा। याद है ना वो एक्सेप्टेंस, हमने वो सारा डिस्कस किया था उसमें भी। चले अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कोई थोड़ी बहुत बात। कहते हैं व्हेन द प्रॉमिसर हैज मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस तरह जब एक बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हो प्रॉमिसर, एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसरी, और प्रॉमिसरी इसको एक्सेप्ट भी कर ले। ये क्या है? मिस्टर ए पूरा 2 लाख रुपया लेकर, जिस दिन जो टाइम तय हुआ था उस दिन और उस टाइम पूरा 2 लाख रुपया लेकर मिस्टर बी के घर पहुंच गया। ये ले पकड़े भैया अपने 2 लाख रुपए, दे घोड़ा मुझे। मिस्टर बी ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इसने इनकार कर दिया, सॉरी सर इरादा बदल गया। समझा रहा हूं आप क्या यहां पे मेरे बच्चे? व्हेन द प्रॉमिस, अब देखो कहता है एक्चुअल परफॉर्मेंस कब होगी, इसकी निशानी देखो। जब प्रॉमिसर मिस्टर ए हैज मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया हो, एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसरी, और जिसका राइट था उसने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। बस जब एक्सेप्ट किया होगा उसने घोड़ा भी दे दिया होगा ना, सेम उधर से भी तो पढ़ेंगे ना इसी तरह। अब मिस्टर बी प्रॉमिसर किस लिहाज से था? घोड़ा देने के लिहाज से। एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब उसने ऑफर परफॉर्मेंस की, भैया अपना ये घोड़ा पकड़ो, और इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो कहना ये चाह रहा है जब दोनों पार्टीज अपने अपने एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही हो और अगली जो प्रॉमिसरी है एज ए प्रॉमिसरी उनको एक्सेप्ट कर रही हो, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब ये दोनों तरफ से है, याद रखना, समझाने के लिहाज से उसने एक लफ्ज बोला, मैं चाहे इसको ले दो, व्हेन द प्रॉमिसर्स has made the performance in accordance with the terms of the contract and is accepted by the promisees, it is called an actual performance। हम दोनों को कवर करके वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं, याद रखोगे इसको? नहीं ना समझाएगा? मैं कह रहा हूँ समझ लो मेरे बच्चे, वैसे तो रटना है तो वो तो मैं लफ्ज बोले जाऊँ और आपको समझ कुछ ना पैदा कर। अब मिस्टर बी के घर खड़े होकर देखें, ऐसे ही प्रॉमिसर किस लिहाज से था? घोड़ा देने के लिहाज से। जब ये ऑफर परफॉर्मेंस कर रहा है उसको, ये ले पकड़ भी घोड़ा को, और वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ये भी तो कह सकता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, अभी पैसे नहीं दिए उसने, अज्यूम करो ये देने गया उसको, ये पकड़ भाई ये टाइम तय हुआ था उस दिन, ये पकड़ा मैंने घोड़ा, दे मेरा 2 लाख रुपए, और वो इनकार कर दे, ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हुई। हम अभी पढ़ ही किसको रहे हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को। ये भी परफॉर्मेंस होगी लेकिन उसको कहीं और पढ़ेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस की निशानी क्या है, कंडीशन क्या है? दोनों पार्टीज अपने अपने एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं एज ए प्रॉमिसर, और प्रॉमिसरी क्या कर रहा है? उसको एक्सेप्ट कर रहा, तो समझ लो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। किसी की कोई दोनों पार्टीज के सर पे कोई जिम्मेदारी बाकी ना रहे। लेकिन मुझे एक और परफॉर्मेंस भी होती है, उसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब जरा इसमें देखना, वही एग्जांपल वैसे पकड़ सकते हैं लेकिन पहले इसको समझ लो। वैसे मिस्टर ए, इसके बच्चों की शादी थी, इसने क्या किया? ये गया मिस्टर बी बुचर के पास, उसको कहा कि भाई देख 5 सितंबर को 200 किलो मटर, गोश्त मोटा, खीर, मछली तली हुई, नहीं वो एक क्लिप था इस तरह, एक बड़ा सादा सा बच्चा ये कह रहा था जब मेरी शादी होगी तो उसमें ये चीजें खिलाऊंगा मैं, गोश्त मोटा, खीर, खैर वापस है। ले बेटा, 5, ये यूके वगैरह में जो ये बड़ा गोश्त है ये बड़ा महंगा है, मटन शटन वहां पे सस्ते हैं। गए तो नहीं कभी? दोस्त बताते हैं ये ना कहना कि बस यूके हुआ है, नहीं नहीं दोस्त बताते हैं वहां पे। यहाँ पे तो हम कहते हैं ना नहीं नहीं बीफ नहीं खाना, तो वो इसको मटन के लिहाज से खरीदते हैं और मटन को बीफ के लिहाज से वो ट्रीट कर रहे होते हैं। और महंगी चीज़ आपको पता है कि लोगों को वैसे ही बड़ी अट्रैक्टिव होती है कि इसमें कुछ है। हालांकि मेरे बच्चे बीफ किसी भी सूरत मटन से उसके जो फायदे हैं वो कम नहीं है, बस वो जरा खाने पीने में आसानी के लिहाज से वो हमें अपील कर जाता है। और उससे भी ज़्यादा आसान खाना क्या है? चिकन। और असि सारा दिन चिकन डाली जानी, और वहाँ बीमारी है
लेकिन बड़ा उसमें प्रोटीन काफी होती है। ले बेटा, 5 सितंबर को 200 किलो मटन 2500 पर केजी के लिहाज से मेरे घर सप्लाई कर देना। मिस्टर बी ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, बाकी दोनों की चीजें तो आएगी ना। अब मेरे बच्चे हम आते हैं, अज्यूम कर लो 5 सितंबर आ गया। 5 सितंबर को मिस्टर ए, अब देखो, अब मुझे बताओ मिस्टर बी की तरफ खड़े होकर देखें, क्या जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या ये प्रोमिजर है? क्या ये प्रोमिजी है? प्रोमिजर किस लिहाज से? सप्लाई करने के लिहाज से, ऐसे एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साथ रखना है। गोश्त सप्लाई करना, लेकिन एज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह मुझे बताएं, क्या मिस्टर ए प्रोमिजर है? ऐसे बोलो, क्या ये प्रोमिजी है? बिल्कुल। फिलहाल हम इसकी ये हम पे लेने लगा देते, क्योंकि किसी एक तरफ खड़े होकर पढ़ेंगे ना। हम किसकी तरफ खड़े होकर पढ़ते हैं? मिस्टर बी की तरफ। इसकी तरफ खड़े होकर पढ़ लो चाहे। अभी पहले मिस्टर बी को देख लेते हैं। लो बेटा, मिस्टर बी ने क्या किया? 5 सितंबर को एज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसने क्या किया, 200 किलो मटन पकड़ा 2500 पर केजी के लिहाज से। मिस्टर बी मिस्टर ए के घर लेकर पहुंच गया। मान लो, चलो टाइम भी रख लेते हैं, 5 सितंबर को सुबह 10 बजे। 10 बजे वो मटन लेकर उसके घर पहुंच गए एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मिस्टर ए ने कहा कि भैया सॉरी, हम तो आपको बताने भूल गए, हमने तो शादी हाल वालों से रब्ता कर लिया, उन्होंने हमसे तय कर लिया कि वो खाना वही सर्व करेंगे, तो अब हमें आपके मटन की जरूरत थी। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बंदा प्रोमिजर जो गोश्त सप्लाई करने के लिहाज से प्रोमिजर था, क्या वो अपनी परफॉर्मेंस एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश कर रहा था? क्या उसकी कोशिश प्रोमिजर ने एक्सेप्ट कर ली? नहीं। जब एक पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रही हो, यानी कि प्रोमिजर एज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये लाजमी है, ये शर्त लाजमी है, जो लफ्ज में आगे बोल रहा हूं ना, एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं अभी बताता हूं आपको। जब प्रोमिजर अपना ऑब्लिगेशन एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा हो और प्रोमिजी एक्सेप्ट ना करे, इसको कहते हैं कानून। अब देखो, अब कानून देखेगा इस सिचुएशन को, किसका कसूर है बोला? मिस्टर ए का। अब कानून मिस्टर बी को कहेगा शाबाश मिस्टर बी, जा, क्या याद करेगा, तेरी तरफ से परफॉर्मेंस हो गई। कहेगा सर खाक परफॉर्मेंस हुई, मेरा तो नुकसान हो गया है। कानून कहता है कोई मसला नहीं, आ मेरे पास केस लेकर आ, मैं तेरा जितना नुकसान होगा इससे पूरा करवाऊंगा। अब मेरे बच्चे, जब एक पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की कोशिश करे और प्रोमिजी उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे, कानून कहता है कि प्रोमिजर तेरी तरफ से परफॉर्मेंस हो गई। लेकिन इसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेफिनेशन में पढ़ के आए थे, जब प्रोमिजर अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करे और प्रोमिजी उसको एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट तो किया ही नहीं प्रोमिजी, बात समझा रही, इसलिए इसको एक्चुअली बोलेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस ये भी है, और कानून ने इस परफॉर्मेंस का भी नाम रख दिया, और इसका नाम क्या रख दिया? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। भाई कोशिश तो की ना तेरी, ये भी कोशिश ही परफॉर्मेंस। अब रचिव ये क्या करेगा, उसके ऊपर केस करेगा, उसका जो नुकसान हुआ होगा वो उससे रिकवर करेगा। वो देखेंगे जाके चैप्टर नंबर 9 में कि नुकसान कैसे रिकवर करना है। इसी की एग्जाम्पल रख लेंगे वहां पर, यहाँ रखेंगे बच्चे। अब जरा आए हैं, इधर आ जाए। अब मिस्टर ए की तरफ आ जाए। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है भैया 10 बज गए, किधर है तू अभी तक, तो लेकर नहीं पहुंचा। वो कहता है सॉरी सर, मुझे बकरे नहीं मिले। अब ये एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख जितना भी पेमेंट बनती थी उसकी सारे पैसे पूसे लेकर बैठा हुआ, और उसको कह रहा है कि भाई वो गोश्त अप्लाई करता है। वो कहता है कि सॉरी सर मैंने नहीं कहता। अब प्रोमिजर क्या अपना एप्लीकेशन एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। लेकिन कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको? प्रोमिजी। तो क्या ये मिस्टर ए की तरफ से परफॉर्मेंस होगी, लेकिन इसका नाम क्या होगा? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को डिफाइन करो, जब एक पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश करे, लेकिन अगली पार्टी एक्सेप्ट ना करे, तो इसको क्या बोलते हैं? अटेम्प्टेड। ये भी परफॉर्मेंस हो जाती है। कानून परफॉर्मेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखता है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन सी है? एक्चुअल। वो तो कमाल हो गया ना, दोनों पार्टीज ने जिम्मेदारी परफॉर्म कर दी और एप्लीकेशन यानी कि परफॉर्म हो गए, और प्रोमिजी ने एक्सेप्ट भी कर ली। लेकिन जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, ये एक पार्टी की परफॉर्मेंस होती है, लेकिन दूसरी की तरफ से नहीं हुई होती, याद रखना। और कानून ने उसी को परफॉर्मेंस बोल दिया, रौला मुक्का भैया भी। बात समझ रही थोड़ी बहुत? अब मेरे बच्चों, ये भी उसी तरह की एग्जांपल है, हम बस पढ़ लेते हैं इसको, ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत ही कोई। चलो फिर भी जल्दी से इसको है तो इसको रख लें, कहीं पता नहीं इसमें क्या था। मिस्टर ए और मिसेज ए एक नया घर बना रहे थे भैया।
तो मिसिज ए ने कहा कि भाई घर नहीं आया तो फर्नीचर भी नहीं आओ। उन्होंने कहा कि ठीक होगा। अच्छा हमारा घर कब तक तैयार हो जाएगा? उन्होंने कहा 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। हम चाहते हैं 31 दिसंबर को हमें नया फर्नीचर भी मिले। इसने कहा कि ठीक है चलो बताएं डिजाइन डिजाइन। इन्होंने नेट से डिजाइन लिया और लेकर चले गए मिस्टर बी के पास। और मिस्टर बी को कहा कि भैया देख 31 दिसंबर को ये वाला फर्नीचर तूने हमें सप्लाई करना। साथ ये भी तय हुआ कि हाफ पेमेंट अभी कर देंगे, हाफ मान लो कि जब वो डिलीवरी होगी उस वक्त कर देंगे। ये सारा कुछ तय हो गया मेरे से। 31 दिसंबर को मान लो कि दिन 12 बजे इन्होंने, ये मिस्टर बी ने जिम्मेदारी थी अब वो फर्नीचर सप्लाई करना था, और उन्होंने बाकी हाफ पेमेंट कर देने थे। याद रखेंगे 31 दिसंबर को एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है ये? अब देखो चले इधर ही पहले वापस आए। ओ भाई एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, वो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो फिर तो पड़ा ही नहीं। 5 सितंबर को मिस्टर ए 180 किलोमीटर लेकर मिस्टर बी 180 किलोमीटर लेकर मिस्टर ए के घर पहुंच गए सुबह 10 बजे। ये लो भैया पकड़ो गोश्त। कहता कितना है? कहता 180 किलो। क्या ये एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? अब मिस्टर ए ने इनकार कर दिया। ये कहता ठीक है मैं तुझे अदालत में देख लूंगा। कैसे देखेगा अदालत में? क्योंकि इसकी तरफ से कानून माने, इसकी तरफ से कानून परफॉर्मेंस ही नहीं मानेगा। कहेगा ये समझा कि मेरी तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगी, मैंने तो कोशिश किया ना सर, आपने मेरा कोशिश एक्सेप्ट नहीं किया इसको। कानून कहेगा नहीं भैया तेरी तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तब परफॉर्मेंस होनी थी अगर तू एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता। तूने तो पहले ही टर्म्स पूरी नहीं की। तू तो पूरा मॉडर्न लेकर ही नहीं गया उसके पास। उसका तो वैसे ही कानूनी तौर पे हक है कि जब कोई बंदा अपना जिम्मेदारी पूरी ना परफॉर्म कर रहा हो अगली पार्टी इनकार कर सकती है। याद रखेंगे ना? वो याद है ना जो हमने पढ़ा था, वैलिड एक्सेप्टेंस और वैलिड ऑफर। वैलिड एक्सेप्टेंस में था, वैलिड एक्सेप्टेंस वो होगी, चलो इस तरह कह लें कि एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी? जब एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई हो, उसको एक्सेप्टेंस को भी वैलिड करते हैं। जो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई ना हो तो वो एक्सेप्टेंस वैसे ही वैलिड नहीं होती। यानी कि अब याद है ना, अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, ना उसमें कोई कंडीशन ऐड करनी है और ना यानी कि एक्सेप्ट करो या जो भी है कह लो। लेकिन तो देखिएगा इसको। अच्छा वो 4 सितंबर को लेके गोश्त उसके घर पहुंच गए। है मैं रख के खराब कराना है? तो नहीं भैया ये एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही नहीं है। अच्छा 100 किलो मटन और 100 किलो चिकन लेकर पहुंच गए एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा पेमेंट ऑन डिलीवरी थी, अब वो कह रहा है कि पहले मुझे आधी पेमेंट करो फिर मैं डिलीवर करूंगा। एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। याद रखोगे? अब मेरे इसको देखें। कह रहा व्हेन द प्रोमिसर, जिसका ऑब्लिगेशन था, हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको बेशर्म को लिखनी चाहिए थी। व्हेन द प्रोमिसर, जिसका ऑब्लिगेशन, दोनों का ऑब्लिगेशन होता है जब एक पार्टी, हम एक तरफ खड़े होकर पढ़ रहे हैं। व्हेन द प्रोमिसर हैज, जैसे यहां पे वो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को पूरा फर्नीचर लेकर पहुंच गया है उस टाइम पर जो तय हुआ था। व्हेन द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी। लेकिन उन्होंने फर्नीचर लेने से इनकार कर दिया। भैया हमारा तो घर अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो क्या क्या मुझे इससे क्या, मैं तो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा हूं ना। अब इसमें तो आपका कसूर है सर, मेरा कसूर थोड़ी है। तो कानून कहता है कि बट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी, जिसका राइट था वो उसकी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ना करे। तो कहता है इट इज कॉल्ड एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज आल्सो नोन एज ए टेंडर आर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के कुछ और नाम भी हैं। इसको आप टेंडर भी कह सकते हो, इसको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कह सकते हो। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के क्या नाम है? टेंडर भी कह सकते। अच्छा टेंडर होता है कोई चीज मेक अवेलेबल कर देना। टेंडर क्या होता है? मेक अवेलेबल कर देना। या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? एक बंदा एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कह लो, इसको टेंडर कह लो, या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कह लो, एक ही बात है। अब मेरे अभी अभी मुझे बताओ, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चैप्टर 6 की जो शुरुआत हुई है उसने कहा कि जो परफॉर्मेंस है वो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, और ये एक्चुअल भी हो सकती है, अटेम्प्टेड भी हो सकती है। हमने कहा कि सर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगी? उसने बताया कि जब प्रोमिसर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ऑफर करे और प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट करे, इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। अरे दूसरी पार्टी से भी तो हो गया ना, एक्सेप्ट कर लिया तो उसने दूसरी जिम्मेदारी परफॉर्म कर। फिर हमने दूसरा डिस्कस किया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जब एक पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करे लेकिन प्रोमिसी एक्सेप्ट ही ना करे। जब प्रोमिसर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करे लेकिन प्रोमिसी एक्सेप्ट ना करे तो इसको क्या बोलेंगे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के और क्या नाम है बोला? टेंडर भी कह सकते हैं, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। याद रखेंगे मेरे बच्चे। अब अगली बात, जब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की बात आई ना तो वहां पे थोड़े से मामला अब आपके सामने रखने जा रहे हैं।
हर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या टेंडर कह लो, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या टेंडर या टेम्परल परफॉर्मेंस, ये तीन चीजें पढ़ने जा रहे हैं। इस तरह कह लो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर, जो आगे लिख भी दिया, या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये तीनों नाम किसके हैं? एक ही चीज के नाम। नहीं समझ आई मेरा ख्याल? पेपर में पूछेगा, अच्छा पेपर में पूछेगा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर बताओ, तो क्या लिखोगे फिर, जो चैप्टर 2 में है? पेपर में पूछेगा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बताओ। इसमें दोनों में फर्क है। ऑफर, वैलिड ऑफर किस लिए होती है? अगली पार्टी की कंसेंट हासिल करने के लिए। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट को एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए कोशिश करना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑफर करते हैं जो वैलिड होनी चाहिए, जिसमें 4 कंडीशन पूरी हो, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो, जब परफॉर्म करने आती है ना एक पार्टी, तो अपनी जिम्मेदारी जब परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हो, तो उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। याद रखेंगे। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर कुछ और है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कुछ और है। ये बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बात हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बात हो रही थी। नहीं ना, समझा रही आप? अब क्योंकि मैंने ना जब ये पास पेपर वो कर रहा था, चैप्टर वाइज अरेंज कर रहा था, पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स के मैंने नहीं किए हुए अपडेट, क्योंकि वो कोशिश होती है कि क्लास के अंदर उसको अगर टाइम मिल जाए डिस्कस कर ले, नहीं तो बच्चे का थोड़ा सा उसकी वो खुद कष्ट काट लें। अब मैंने गलती से क्या किया, एक सवाल पूछा हुआ था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बताओ, मैंने वो सवाल उठा के चैप्टर 2 में रख दिया, क्योंकि आप तो माशाल्लाह साथ साथ तो कर ही नहीं दे, क्योंकि मेरे भरोसे पे बैठे हुए, मैं कराऊंगा तो करेंगे पास पेपर, नहीं तो अल्लाह की कसम सर ऐसे ही नहीं करनी। अगर वो करने की कोशिश करते, वहां पे आपको एक सवाल नजर आता एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि गलत था वहां पे, मैं उसको सही कर सकता था, मैंने गलत को गलत ही रहने दिया। मैंने कहा कि जब बच्चे इसको पढ़ेंगे तो उनको पता लगना चाहिए कि ये गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, कि पेपर के अंदर हमने जब वो पूछेगा एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर परफॉर्मेंस, तो हम देखेंगे हमने कौन से एसेंशियल लिखने हैं, चैप्टर 2 वाले लिखने हैं या चैप्टर 6 वाले लिखने हैं। याद रखेंगे उसको, जब एसेंशियल वैलिड ऑफर पूछेगा और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस पूछेगा। जी बेटा, तो वो सोल्यूशन के साथ शेयर किए हूँ, उनके आखिर पे सोल्यूशन भी है ना, मैं दोबारा शेयर करवा दूंगा। मुझे तो था कि शायद शेयर होंगे, मैं शेयर करवा दूंगा अभी क्लास के बाद। ना शेयर कर सका तो मुझे कोई मैसेज कर दे, मैं इंशाल्लाह अगर सिस्टम पे ना बैठा हो, जब भी बैठूंगा इंशाल्लाह आज कर दूंगा उसको डांस। ले बेटा, अब देखो, हमने डिस्कस किया कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस होती है, ऐसे ही ना, कानून को कहता है कि आप प्रोमिजर के तौर पे अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करने की एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोशिश करें। अगर अगली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, हम समझेंगे आपकी तरफ से परफॉर्मेंस होगी, तो फिर हम आपकी तरफ खड़े होंगे और आपको इंसाफ लेकर देंगे। लेकिन अगर आपने ही जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की थी वही वैलिड ना हो, तो फिर हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अब वो कानून कब हमारी मदद को आएगा? जब हम कोशिश करें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की और अगली पार्टी एक्सेप्ट ना करे, तो कानून कब हमारी परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस मान लेगा और हमें इंसाफ लेकर देगा? उसके लिए ये मेरे से कुछ कंडीशन है। पहले तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए, मतलब जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था उसी तरह परफॉर्म करने की कोशिश करें। अब जस्ट एग्जाम्पल, उसने कहा था 200 केजी आपने मटन सप्लाई करना है। अब आप उसको कह रहे हो कि देख यार, मैं तुझे 150 किलो मटन दे देता हूँ, बाकी 50 किलो चिकन दे देता हूँ। कंडीशनल आप ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये तो जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस तरह नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ कंडीशन ऐड कर रहे हैं ना। अच्छा, उसने कहा था पेमेंट ऑन डिलीवरी हो, अब आपने फोन करके कह रहे हो यार आधी पेमेंट अभी करो मुझे, बाकी ऑन डिलीवरी कर देना, आप कंडीशन ऐड कर रहे हो उसके अंदर। बात समझ आ रही? यानी कि जब भी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? कंडीशन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। और कंडीशन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जब, या इस तरह कह लो, उसने कहा था पेमेंट डिलीवरी के 2 महीने के बाद देंगे हम, अब आप लेकर गए, आप उस डिलीवरी वक्त कहते हो आधी पेमेंट अभी करो, तो ये क्या है? कंडीशनल ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी तरह आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश जब कर रहे होंगे, कानून उसको वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस माने। एक कंडीशन रत्ती भर आपने इधर उधर नहीं करनी, रत्ती भर भी याद रखेंगे। अजीम कर लें ये मिस्टर ए, इसे मिस्टर बी से 1 साल पहले 1 लाख रुपया उधार लिया था कि सर मैं आपको 1 साल बाद वापस कर दूंगा 10% इंटरेस्ट के साथ। अब 1 साल गुजर गया, अब इसने कितना पे करना था मिस्टर ए ने मिस्टर बी को? 1,10,000। अच्छा, मिस्टर ए 1 लाख रुपया पूरा लेकर गया और उसने कहा कि 10,000 रुपया मैं चंद दिनों बाद वापस कर दूं। ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि वो कितनी थी? 1,10,000। बात समझ आ रही कि नहीं?
तो कहता है इट मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी कि जब आप ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करें, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसी तरह परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। परफॉर्मेंस के वक्त आपने बीच में कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी। जैसे आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा कि सर पेमेंट करेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, मैंने कहा कि डन करो। अब आधा सिलेबस खत्म हुआ, मैंने कहा कि चलो भाई पेमेंट करो कुछ, आधी आप भी पेमेंट करो। आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया, ऐसे थोड़ी होगा। बात समझा रही? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस आपने कैसी करनी है? अनकंडीशनल। ये तो सर आप कंडीशन ऐड कर रहे हैं अब जाके बीच में। अब अगली बात, प्रॉपर टाइम। जब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हो रही है तो प्रॉपर टाइम पे करनी है। अब प्रॉपर टाइम का मतलब इट मस्ट बी एट ए प्रॉपर टाइम। इसका मतलब क्या है? देखो भैया, अज्यूम कर लो इसने ये कहा था कि मैं आपको 5 सितंबर को ये फर्नीचर सप्लाई कर, चलो 31 दिसंबर को ये फर्नीचर सप्लाई कर दूंगा, 31 दिसंबर को फर्नीचर सप्लाई कर दूं। बीच में टाइम तो डिसाइड नहीं हुआ था, अज्यूम कर लो कितने बजे, क्या डिसाइड हुआ है? कितने बजे? ऐसा तो कुछ नहीं डिसाइड नहीं हुआ। तो ये कितने बजे फर्नीचर लेकर जाएगा 31 दिसंबर को? वो कहता है कि प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम किसको बोलते हैं यहाँ पे? रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम, चलो इसमें प्रॉपर टाइम क्या है? बिजनेस आवर्स। प्रॉपर टाइम क्या होता है बोला? बिजनेस आवर्स, मतलब 9 to 5 नॉर्मली। ये ना हो कि रात को 12 बजे लेकर पहुंचो, मैं कहा फर्नीचर पढ़ो, अगली तारीख शुरू होगी। कहने के तेरे मेहरबानी यार, और रात में से फर्नीचर कितों बंदे ले गए, ये सारे मजदूर शजूर, तो ऐसा टाइम लेके पहुंच गए। यानी कि अगर तो टाइम, देखो प्रॉपर टाइम क्या है? जो टाइम तय हुआ हो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर आज आपकी वो है बर्थडे, आपने किसी दोस्तों को इकट्ठा किया हो, आपने बेकरी वालों को कह रखा है कि इतने बजे मुझे केक सप्लाई कर देना, फिर वहां पे प्रॉपर टाइम वो टाइम ही है मेरे बच्चे जो आपने बताया हुआ उनको, उस पर वो सप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ना बताया हो तो आपने आपने कहा था कि आज मेरी बर्थडे है, तो बेकरी वालों ने कहा कि मुझे केक सप्लाई कर देना, टाइम नहीं बताया, तो फिर किस टाइम, कौन सा टाइम प्रॉपर है? रीजनेबल। और रीजनेबल आवर्स कौन से होते हैं? बिजनेस आवर्स। याद रखेंगे मेरे बच्चे? तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगली बात आएगी प्रॉपर प्लेस। कॉन्ट्रैक्ट कहां पे परफॉर्म करना है? प्रॉपर प्लेस। अच्छा, ये टाइम और प्लेस के जो रूल्स है ना, वो चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस अभी ये दिमाग में रखो कि कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्म करना है तो किस जगह पे परफॉर्म करना है? प्रॉपर प्लेस के ऊपर। अब ये प्रॉपर प्लेस क्या होगी इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस ये लफ्ज याद रखिएगा आप। जैसा होता है ना कि चले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पैसे देने, मान लो कि 5 सितंबर। समझाने की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं होता, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा सा प्रॉपर प्लेस की आपको समझा दे कि कम से कम जगह तो मुनासिब चूज कर लो यार। मान लो कि मिस्टर ए के गांव में किसी की डेथ होगी और वो मिस्टर बी के जानने वाला भी था। मिस्टर बी उसके जनाजे में जा रहा था और वहीं पे मिस्टर ए ने कहा, भैया आया आया इतने ही पैसे बढ़ाओ। वो बेचारा कंधा दे के जा रहा है, नारा की कहने, नारा नहीं कहना यार, कलमा शहादत। अल्लाह माफ करे। तो अच्छा, ये जाके उसके साथ कह रहा है अल्लाह फट जा रहा, अपने पैसे गिन लो। ये लग रहा है ये बड़ी अच्छी जगह है। तो कहता है कि जरा थोड़ा सा जगह का हिसाब रखा करो। ये तो वैसे ही आपको अजराह मजाक बताया है, लेकिन प्लेस जो होगी वो हम डिस्कस करेंगे आगे कि प्लेस ऑफ बिजनेस पे परफॉर्म होगा या उस बंदा वो जगह बताएगा जिस बंदे ने आपके साथ कॉन्टेक्ट किया। जैसे जस्ट एग्जांपल, कसाई है, उसे गोश्त लेने की बात है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट किस जगह पे परफॉर्म होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा? हाँ, वो डिसाइड करेंगे आगे, दुकान पर ही लेकर जाएगा या वो बंदा उसके घर सप्लाई करेगा। इसके लिहाज से हम देखेंगे, वो आगे जाके पढ़ेंगे ये कैसे डिसाइड होता है। हैं? हाँ, तो और क्या, कभी तो हुआ ही नहीं तो ले बेटा। अब अगली बात, जब हम ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो होल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अब खुद सोचें, जब 200 केजी गोश्त की बात हुई थी, जब वो 150 लेकर जा रहा था, क्या होल ऑब्लिगेशन था? नहीं। इसी तरह अज्यूम कर लें मिस्टर ए और मिस्टर बी, जब इनका वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 लाख रुपया, उसमें मान लो कि 10% इंटरेस्ट के साथ साल के बाद वापस करने थे, और वो 90,000 लेकर गया था, ये लाख लेकर गया था, क्या ये होल ऑब्लिगेशन है ना? अगर होल ऑब्लिगेशन ही नहीं, अगली पार्टी को आप परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर अगली पार्टी के पास वैसे ही हक है कि उसको इनकार कर सकती है। याद रखेंगे इसको। तो क्वांटिटी के लिहाज से भैया इसको याद रखिएगा, जो भी अमाउंट बनती हो या क्वांटिटी के लिहाज से, अगर एक बंदा अपना होल ऑब्लिगेशन परफॉर्म ना कर रहा हो तो जो प्रॉमिस है उसको वैसे ही क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है। फिर प्रॉमिसर की उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो होल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अब जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भाई फलानी तारीख को आपने 12 बैग राइस के मुझे सप्लाई करने हैं। अच्छा, वो फलानी तारीख को 6 बैग राइस के लेकर चला गया या 8 लेकर चला गया, क्या ये होल ऑब्लिगेशन? नहीं। अगली पार्टी वैसे ही क्या कर सकती है? इनकार कर सकती है। भैया रखिए इसको अपने पास। क्या वो कहेगा मेरी तरफ से परफॉर्मेंस होगी? मैंने कोशिश तो की ना, तूने एक्सेप्ट नहीं किया, आप कानून मेरी तरफ है ना, ऐसी कोई बात नहीं। होल ऑब्लिगेशन के अल्फाज थोड़े से अजीबोगरीब से हैं, लेकिन आपने ऐसे ही याद रखने हैं। इट मस्ट बी अंडर सच सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो प्रोमिजर है, जैसे वो कसाई था,
या वो फर्नीचर बना के जिसने उनको सप्लाई करना था घर, या यहाँ पे जिसने चावल सप्लाई करने थे, इट मस्ट बी मेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, जो प्रोमिजर है वो अपना ऑब्लिगेशन ऐसे परफॉर्म कर रहा हो दैट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जो प्रोमिजी है जिसको वो सप्लाई किया जा रहा है, हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असरटेनिंग, कि उसको मुनासिब मौका मिले कि वो तयन कर सके दैट द पर्सन बाय हुम इट इज मेड, कि जो प्रोमिजर मुझे सप्लाई कर रहा है इज एबल एंड विलिंग, कि वो इस काबिल है, एंड देन टू डू द होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड, कि वो मुझे वो सारा सामान सप्लाई कर रहा है, या वो जो प्रोमिजर ऑब्लिगेशन सारा परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए वो क्या था, जिम्मेदार था बाय हिज प्रॉमिस। अजीब से अल्फाज है, लेकिन ऐसे ही पढ़ना है आप। अब दोबारा देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 31 दिसंबर को 20 बैग राइस के सप्लाई करेगा 20,000 पर बैग के लिहाज से, जूम करो। अब मेरे बच्चे 31 दिसंबर आ गए। अब जो प्रोमिजर है मिस्टर ए, वो चावल लेकर पहुंचा मिस्टर बी के पास। अब यहां से अल्फाज शुरू होंगे, इट मस्ट बी मेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ये जो प्रोमिजर है वो अपना ऑब्लिगेशन ऐसे हालात में परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हो, किसके साथ, किसके लिए, टू होम इट इज मेड, कि जिसको उसने परफॉर्मेंस देनी थी उसके सामने ऐसे हालात में वो परफॉर्मेंस दे रहा हो, मे इट इज मेड मे हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग, कि जो मिस्टर बी है वो इस चीज का पूरा अंदाजा लगा सके, तयन कर सके कि मिस्टर ए जितना इसको मैंने कहा था ये चावल सप्लाई करने का, उतना ही सप्लाई कर रहा। जो प्रॉम्जी है, हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, इस तरह करें, इट मस्ट बी मेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस पर्सन टू हुम इट इज मेड, ये किसकी बात हो रही है, प्रॉम्जी की। टू हुम इट इज मेड कौन है बोला, प्रॉम्जी। हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग, कि प्रॉम्जी पूरा तसल्ली कर सके दैट द पर्सन बाय हुम इट इज मेड, ये कौन है बोला, प्रॉमिजर। ये मिस्टर ए की बात हो रही है। प्रॉमिजर इज एबल एंड विलिंग, वो इस काबिल है और इरादा भी रखता है, एंड देन टू डू द होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड, कि वो मुझे वही चीजें सप्लाई कर रहा है कि जिसका उसने मुझसे वादा किया होता। अजीब से है। और मजे की बात क्या है, जब वो कहता है पेपर में जब आपने आंसर करना चाहे अपने अल्फाजों में, वो कहता है ये सारी बातें मुझे लिखकर बताया कर, अपने अल्फाजों में। ये याद कर लेंगे, अच्छी बात है, ये तो लिखनी पड़ेंगे। ये तो अच्छी बात है ना, टाइम है ना, आप कर लो इसको। और ये कभी कभार आते हैं इस तरह के ज्यादा अल्फाज ऐसे वैसे हैं। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अब किताब में भी तो कभी कभार आते हैं ना इस तरह के अल्फाज जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो। नहीं समझ आई होल ऑब्लिगेशन। भाई उस सादा से वो कह रहा है कि जब प्रोमोजर लेकर पहुंचे ना चीजें प्रोमजी के पास, तो प्रोमजी को इतना का मौका दो कि वो उन चीजों को अच्छे तरीके से चेक कर सके, देख सके कि भाई जो बंदा है वो मुझे सामान एक तो सप्लाई भी करना चाह रहा है और पूरे का पूरा है जो वादा किया था उसने। बस कहना ये चाह रहा था, बस पूरी चीजें होनी चाहिए जब वो लेकर जाए। पहले ये लाइन ऐसे नहीं होती थी, बस एक सिंपल बात होती थी कि प्रोमोजर जब ऑफर टू परफॉर्म कर रहा होगा होल ऑब्लिगेशन कर रहा होगा बस। उसके बाद ये अजीब से उसने अल्फाज ऐड कर दिया और फिर कहता है कि मुझे आंसर में ये अल्फाज भी बताओ। इसी इसी टॉपिक को पूछा हुआ उसने एक दफा, वो कहता है कि अल्फाज नहीं बच्चों ने लिखे हुए थे मोस्टली एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर। अब अगली बात, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। अब यहां पे देखना, मिस्टर ए और मिस्टर बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 31 दिसंबर को ये खास सामान था सारा, ये डिलीवर करना था, ये डिलीवर करना था। अब मिस्टर ए 31 दिसंबर को ये सामान लेकर मिस्टर बी के पास पहुंच गया। अब मिस्टर, ये काफी ज्यादा सामान है, मान लो कि पूरा ट्रक भर के ये डब्बों का लेकर आया। अब मिस्टर बी कह रहा है कि ठीक है सर, जरा बैठे चाय शाय पिए, मैं इतनी देर में सामान चेक कर लेता हूँ। ये कहता है ना भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं, चेक चुक करते रहना, पेमेंट करो और मैं निकलूं। अब कानून बीच में आ गया। कानून कहता है कि जब आप किसी को इस तरह सामान डिलीवर करो और जो प्रॉम्जी है, जब इनके प्रॉम्जर ऐसे सामान डिलीवर करे कि प्रॉम्जी को चेक करने का ही मौका ना दे, ये भी वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होती। उतना कि चीज कई लेकर आप मोस्टली आजकल ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, तो जब कोई बंदा लेकर आता है अक्सर डब्बे शब्बे इस तरह की चीजें होती हैं, लिक्विड की होती हैं, वो वैसे ही टूटा होता है डब्बा, वो लीक हो रहा होता है, कुछ इस तरह के मामला। आपका पूरा हक है उस बंदे को वहां पे खड़ा रखो, भाई रुको अभी मुझे चेक करने दे। अगर वो आपको चेक ना करने दे, वो कहेगा ठीक है आप चेक करते रहिएगा मुझे पेमेंट करो, तो ये उसकी तरफ से वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये उसकी जिम्मेदारी परफॉर्म नहीं हुई। याद रखेंगे, उसको कानून ने उसको कह रखा है कि भाई जब इस तरह आप कोई चीज डिलीवर करें पहले उसकी पूरी तसल्ली करने दें प्रॉमिस कि उसकी जो चीजें थी वो पूरी। इसी तरह होता है ना जब हम किसी को पैसे देते हैं, वो भी रख के जेब में कहते ना ना सर, सामने तसल्ली करो, पूरे करो आप।
बाद में घर जाके गिनेंगे, आप कहेंगे पूरे नहीं। मैं आपको अभी मौका दे रहा हूँ, गिन लो, कम है तो अभी बताओ। तो ये यही कर रहा था, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। कोई जाली शाली है तो अभी बताओ। ये ना हो कि बाद में फोन करके कहना तेरे नोट जाली, मैं कह रहा नंबर सारे चेक करके तुम दे रहे हैं, मेरे केड़े नंबर। वो सर तो अपने नोटों को कह रहा हूँ कि चलें ठीक है, अब ये भी इसकी तरफ भेजो। समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए ये आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है कि जब इस तरह किसी को वो करें, उस अगर वो देखो अगर नहीं कर रहा तो वो ठीक है, आप इतना ही भरोसा कर रहा है, नहीं वो कर, लेकिन आप मौका पूरा दें। अब वो कह रहा है कि मैं तेरा गिनूं, आप कहें नहीं सर गिन दे रहे आज मैं जा रहे हैं, ये गलत कर रहे हो आप। आपकी तरफ से वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। अगर वो कम निकले तो फिर आपका कसूर होगा। कह रहा है इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रॉमिसी, जब आपने कोई चीज डिलीवर करनी हो प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को, द प्रॉमिसी मस्ट हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट, उसको मुनासिब मौका दो, दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग व्हिच द प्रॉमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर, कि प्रॉमिसर वही सामान डिलीवर कर रहा है जो उसने वादा किया हुआ था, उसी तरह वही क्वालिटी वही क्वांटिटी ईच एंड एवरीथिंग। नहीं ना समझ आई? क्या पढ़ रहे हो? बोला एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। इस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के कोई और नाम भी है? टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। हर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होती जब तक उसमें ये एसेंशियल पूरे ना हो। हर टेंडर टेंडर नहीं होता जब तक ये एसेंशियल पूरे ना हो। हर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होती जब तक ये जब अगर वैलिड ऑफर कर दी, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड टेंडर कर दी, वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दी, तो कानून आपको क्या वो कहता है, क्या आपको इसमें वो मिलती है जो सहूलत, कानून कहता है आपकी तरफ से परफॉर्मेंस हो गई। अब अगर अगली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती कोई मसला नहीं, हमारी तरफ से आपकी तरफ से परफॉर्मेंस हो गई, अब आपका कोई कसूर नहीं, और जो आपका नुकसान है वो भी पूरा करके दें। बात समझ आ रही है कि नहीं? वो तो मेरे इन्विटेशन ऑफ ऑफर होते हैं ना, नशैया पढ़ के आए हैं ना, वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर, वो भी टेंडर है, लेकिन वो टेंडर ये नहीं होता। वो एक मान लो कि इनवाइट करने का, ऑफर इनवाइट करने का एक तरीकाकार है, जैसे ऑक्शन होती है, वो भी इन्विटेशन ऑफ ऑफर है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, और मैंने आपको कुछ नोट्स नोट्स से याद आया, चैप्टर 3 और 4 के नोट्स तो मैंने दिए नहीं आपको, तो उसी का मंगे ने हैं। सही चिल माहौल। आज मैं वो भी सेंड करूंगा, सिर्फ रीड करना है आपने, उसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे, सिर्फ रीड कर लीजिएगा। पहले जो सिलेबस में वो होता था अब उसे खत्म कर दिया है। और बकरा नहीं हो, फिक्स अमाउंट एंड लीगल टेंडर, बकरा। वो पहले ये बताता था कि अगर किसी के पैसे देने हैं ना, पैसे लेके जाने हैं, पैसे जगह तो बकरा नहीं लाया जाए। अगर किसी के पैसे देने हो और ले जाएं आप बकरा, तो ये वैलिड ऑफर परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आप उस सिलेबस से निकाल दिया उसको। इसे गोली मारो इस बात को, महंगा या सस्ता है, वो किसे रखेगा हम हैं? ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਚ ਡੀਐਚ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ। तो डिपेंड करता है ना मेरे बच्चे। और खा लो किन्ने दिन खा लेगा, नहीं तो फिर बाहर उसे फट्टा ला के बेचेगा, नहीं तो दोस्तों को खिलाना पड़ेगा। बंदे बनो ना, धक्के नाल ना गरीबां की सोच रख के, नहीं बस जान नहीं देना बकरा। ले बेटा, अब अगली बात आ गई, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जब लफ्ज बोल रहा हूं ना, तो क्या दिमाग में आना चाहिए? टेंडर, ऐसे ही ना, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये वो परफॉर्मेंस ऑफर नहीं है जो पढ़ गए थे चैप्टर 2 में, ये कुछ और बदल गया सारा कुछ मामला। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, जब एक पार्टी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रही है और अगली पार्टी एक्सेप्ट ना करे, इसका इफेक्ट क्या होगा? देखो मेरे बच्चे, पहले ना किताब में ये चीजें होती थी, इस तरह समझाता था, बड़ी जबरदस्त था। अब ये सारा कुछ डिलीट कर दिया और सीधा आपको समझाने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत मुनासिब नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा वैसे समझा दूं ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाए। वैसे ही देखो मेरे, दो तरह की चीजें हो सकती हैं जब हम ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करनी है। दो तरह की चीजें, या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा गुड्स और सर्विसेज का, आपने किसी को क्या सप्लाई करनी है, गुड्स और सर्विसेज। मतलब इलेक्ट्रिशियन है, उसने सर्विसेज सप्लाई करनी है, मैं आपको क्या सप्लाई कर रहा हूँ, सर्विसेज। या बात क्या होती है, गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो गुड्स और सर्विसेज। अगर तो आपने किसी को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करनी थी, मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था मिस्टर बी को, ये गुड्स सप्लाई करने चलते, ये चीजें सप्लाई करते हैं, ये इसने एज पर वो जितने एसेंशियल थे सारे पूरे करते हुए ये चीजें लेकर मिस्टर बी के पास पहुंचे, लेकिन मिस्टर बी ने इन गुड्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और अगर ये इलेक्ट्रिशियन होता और उसने कोई घर में कोई बिजली का कोई काम करवाना था, एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो तय हुआ था, टाइम डेट सब कुछ, उस दिन ये उसके घर पहुंचा, लेकिन उसने कहा कि नहीं सर रहने दो, उसे इनकार कर दिया। अब याद रखना,
जब गुड्स और सर्विसेज आपने किसी को ऑफर टू परफॉर्म करनी हो, वो एक ही दफा कानून कहता है आप ऑफर टू परफॉर्म करें एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो दिन, टाइम, क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है, एक ही दफा ऑफर टू परफॉर्म करनी। अगर अगली पार्टी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे तो दोबारा आपको ऑफर टू परफॉर्म करने की जरूरत, आपकी तरफ से परफॉर्मेंस हो गई, आपका जो नुकसान हुआ है नुकसान के लिए उस पर केस कर दो। यानी कि अगर आपने किसी से चीजें डिलीवर करनी थी ना, वो एक दफा इनकार कर देना, आप लेकर गए, वो दोबारा आपको नहीं कह सकते ले आ, या तो केस ना कर, तो पैसे चीजें ले आ। आप कहेंगे नहीं अब तो केस ही होगा। अभी बंदा वो चीजें वापस लेकर जा रहा है, कहता ठीक है सर कल अदालत में मेरा मुलाकात होती है, वो कह रहा नहीं नहीं आ जा, कह रहा ना बस कानून ने कह दिया था एक ही दफा ऑफर टू परफॉर्म करना है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको ये चीजें सप्लाई करूँ, मैं लेकर जा रहा हूँ, अब जो नुकसान हुआ है आपकी इस हरकत की वजह से वो पूरा करेंगे आप। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर आपने किसी के पैसे देने थे, फिर कानून किसी और तरीके से आपको समझाता है। मिस्टर ए, इसे मान लो 31 दिसंबर को 1 लाख रुपया 10% इंटरेस्ट के साथ वापस करना था, जो कि 1,10,000 बनता था। मिस्टर ए 31 दिसंबर को, अब यही कॉन्सेप्ट पढ़ के आपका नाम क्या बेटा? कासम, ये कासम था। इसने बस माशाल्लाह जज्बाती हो गए, आज का आधा लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद ये कासम ने बाहर चला गया था। बाद में इसको कुछ और चीज भी बताई थी यहाँ पे, वो इसने सुनी नहीं थी। हुआ क्या, ये इसने किसी के पैसे देने थे, उसने कहा कि ले भाई, ये आज निकला 1,10,000 अजीम कर लो पकड़े, और पहुंच गया उसके घर। उसने कहा कि यार मैं तो अभी कहीं बाहर निकला हूं, तो जब आऊंगा तो फिर कल ले आना पैसे। इसने कहा कि ले पाजी, मैं एक ही दफा ऑफर टू परफॉर्म करना था, वो मैंने कर दिया, अब मैं दोबारा आपको ऑफर टू परफॉर्म, कानून कह रहा हूं भाई कहा तो रुक जाए यार बंदा बन। जब आपने किसी के पैसे देने हो ना, यानी कि आपने कोई ऑलरेडी सर्विस ले चुके हो, आप उसकी लायबिलिटी आपकी पे करने हैं आपने, वो आपने, अगर अगली पार्टी एक्सेप्ट ना करे, आप दोबारा ऑफर टू परफॉर्म भी करेंगे। यहां पे ऐसे जान नहीं छोड़ती। हाँ, अगर अज्यूम कर लो उस बंदे ने आपसे वो पैसे एक्सेप्ट नहीं किया, आप लेकर गए, उसके बाद उस पर सूद नहीं लगे, उसके बाद उस पर सूद नहीं लगे। दोबारा सुन लो, जब आपने किसी के, आप तो बैंक में जाए और बैंक उस दिन बंद हो। जी जी राणा साहब कह रही है ना, ये क्लास बेचारी देखें, ये क्लास कितने बजे तक है बोला? 5 बजे तक क्लास, आधा घंटा रह गया। मुझे खत बोल यार राणा साहब थोड़ी मेहरबानी, 5 मिनट पता नहीं वो 5 मिनट तो बाकी 5 होंगे कि कदों जाके, लेकिन हमारी क्लास हम तो 5 मिनट पहले भी छोड़ सकते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं इसकी, दिल की बात कर दिक्कत है, सही है। चले वापस हैं, ले बेटा। तो जब आपने किसी के पैसे देने हो, अब देखना, इसे 31 दिसंबर को पैसे लेकर गया, उसने कहा कि यार मैं तो मुल्क से बाहर आ गया हूँ, जब आऊंगा तो तुझसे ले लूंगा। इसने कहा कि लाया, अब मैं इसको पैसे नहीं, कानून कहता है वापस करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना आपसे, क्योंकि आप देखो जब अगला बंदा पैसे नहीं ले रहा तो आप फिर उसके लिए क्यों जिम्मेदार? आप तो ड्यू डेट के ऊपर वापस करने पहुंचे उसको, है वो सोच रहा होगा अभी नहीं मैं लेता, इसको कहते हैं साल और रखे ताकि जब दोबारा होगा तो अच्छी खासी इंटरेस्ट साथ होगी। कानून कहता नहीं, फिर उसके बाद इंटरेस्ट नहीं होते। ये सिलेबस से निकाल दिया उसको। अब वो जो बता रहा है सादी सी बातें वो देख लो। ऑब्लिगेशन ऑफ, देखो टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हो बोला, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर परफॉर्मेंस, टॉपिक ये लिखा और उसका कुछ बताया नहीं। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर परफॉर्मेंस, जब एक पार्टी रिफ्यूज कर दे ऑफर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से तो जो प्रोमिजर है उसके पास किस चीज का ऑप्शन आ जाता है? वो एडेबल का। अभी दोबारा देखना, इधर आओ, पहले तो बताओ ये पहला जो पॉइंट था ये हम छोड़ के आए थे पीछे, ये वाली ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट, ये तो पढ़ लिया था यार, नहीं पढ़ा था यार, ये नहीं पढ़ा था, ये पढ़ना शुरू किया। कह रहा था पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो एक्चुअली परफॉर्म हो जाएगा जब दोनों पार्टीज परफॉर्म करते हैं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट either perform or offer to perform, attempt to perform their respective promises unless such promises dispensed with are excused under the provision of the act। ये भी हम जाकर डिस्कस करेंगे। यानी कि जो दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बना होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट या तो पार्टी दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करके इसको खत्म कर देंगे, या बात का वैसे भी खत्म हो सकता है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब एक पार्टी अपना हक छोड़ दे। ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, ये दोबारा इसको मैं लिंक कर दूंगा कि ये देखें, ये चैप्टर 8 के अंदर जाके, यानी कि आपने जिम्मेदारी परफॉर्म करनी होती है, या एक्चुअल परफॉर्म करें या ऑफर टू परफॉर्म करें। इसके अलावा कोई और तरीका है सर परफॉर्म किए बगैर जान छोड़े? हाँ, अगर अगली पार्टी क्या करते आपको माफ कर दे, अपना राइट छोड़ दे, उसका जा छोड़ दिया, या वैसे ही हम क्या कर लें आपस में बैठ के दोनों पार्टी वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लें,
बात समझ आ रही? ये तरीकाकार है, अदरवाइज तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। सर किस तरह की परफॉर्मेंस? एक्चुअल या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस के अलावा कोई तो और तरीकाकार है? और भी तरीकाकार है। दोनों पार्टीज बैठकर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। देखेंगे इसको फिलहाल। ले बेटा। अच्छा यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ये मिस्टर ए बी, इसने मेरे से ये सप्लाई करना था गोश्त, उसका मिस्टर ए। अगर ये एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर टू परफॉर्म नहीं करता, तो इसने क्या किया? एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर परफॉर्मेंस दी है, और अगली पार्टी अगर इसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे, रिफ्यूज कर दे, कहता है इसका इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। जब एक पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हो और प्रॉम्जी उसको एक्सेप्ट ना करे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल का मतलब क्या है? मिस्टर बी चाहे तो अभी उस पर केस कर दे, चाहे तो वेट कर ले, हो सकता है एक्सेप्ट कर ले। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, चाहे तो उसको वेट भी कर सकता है, हो सकता है वो मुझसे एक्सेप्ट कर ले, चाहे खत्म करके केस कर ले, अपना नुकसान रिकवर कर ले, या हो सकता है वेट कर ले कि भाई हो सकता है बंदा बन जाए और मुझसे ये परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले। वोइडेबल का ऑप्शन है। चाहे तो खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। जब एक पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर टू परफॉर्म करे और अगली पार्टी एक्सेप्ट ना करे, जब प्रोमिजर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश करे और प्रोमिजर एक्सेप्ट ना करे, तो प्रोमिजर के पास किस चीज का ऑप्शन आ जाता है? वोइडेबल का। चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। अब जी उसकी मर्जी है। कानून ने कहा कि बता क्या चाहता है, खत्म करना है तो आजा हमारे पास, हम तुझे इंसाफ लेकर दे, कंटिन्यू रखना है तो वेट कर ले फिर। नहीं ना समझ आई? अब इसका मतलब ये बनता था इस लाइन का, लेकिन उस बेशरम ने, क्योंकि पता नहीं किस नशे में बैठ के किताब बना रहा था, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, कि अगर एक पार्टी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दे, तो प्रोमिजर के पास किस चीज का ऑप्शन आ जाएगा? वॉइडेबल का। प्रोमिजर के पास रिफ्यूज कौन कर रहा होगा? प्रोमिजर। या इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना। प्रोमिजर जब अपना राइट एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे, तो प्रोमिजर के पास किस चीज का ऑप्शन आ जाएगा? वॉइडेबल का। चाहे तो खत्म कर दे, चाहे तो, अभी ये नहीं बात करेगा ये, अभी तो हेडिंग देखे, पता नहीं क्या बताने शुरू हो गया, कोई और टॉपिक शुरू कर दिया उसने। ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉम्स, कहते ऊपर कुछ और है, ये कुछ और है, याद रख। इसका उससे कोई इतना लेना देना नहीं है। नहीं समझ आई? दो हेडिंग दी हुई है ना यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ विजुअल ऑफर परफॉर्मेंस, और दूसरा क्या दिया हुआ है? क्या इफेक्ट ऑफ विजुअल ऑफर परफॉर्मेंस के नीचे कुछ और लिखा हुआ? क्या यही लिखा हुआ सीधा? यही लिखा क्या? क्या लिखी है? वो पढ़ दे। Where a provider has made a valid offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, the promiser is not responsible for the non-performance, nor does he thereby lose salary, his rights of compensation and compensation under the contract. लिखा हुआ कुछ मेरी स्लाइड में नहीं है। वो लेकिन फिर भी मैं बता दूं तो वो अब दोबारा अल्फाज ठहर ठहर के पढ़ने, वो ले याद रखा किताब इधर, क्योंकि कल आप कहेंगे सर आपने पूरा नहीं ना पढ़ाया। ठीक हो गया, बैठने की। अच्छा इससे ऊपर भी एक लाइन है भाई, उसकी तरफ ही आओ पहले। पेज नंबर 107, एक लाइन वहां भी मिसिंग है। एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रॉमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज द ऑफर टू ऑल ऑफ देम। इसका मैं थोड़ा सा आपको मतलब बता दूं। मिस्टर ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर्स हैं, अज्यूम कर लो। इन्होंने पैसे लेने थे मिस्टर डी से। इन्होंने कोई फर्म, इनकी फर्म है, कारोबार है। इन्होंने 1 लाख रुपए का उधार पे सामान बेचा था मिस्टर डी को, और मिस्टर डी ने ये पेमेंट कर दी थी। ड्यू डेट के ऊपर मिस्टर डी पैसे लेकर गया। अब देखो मिस्टर डी ये पैसे देने के लिहाज से क्या है? प्रॉमिजर। और ये पैसे वसूल करने के लिहाज से क्या है? प्रॉमिजी। लेकिन बताइए प्रॉमिजी एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। ऐसे ही ना मेरे से ज्वाइंट प्रॉमिजी है ना, मिलकर ये कई लोग हैं। अब यहां पे कहता है कि जहां पे ज्वाइंट प्रॉमिजी हो, तो प्रॉमिजर चाहे किसी एक को ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर दे, चाहे सबको कर दे, एक ही बात है। यानी को गया वहां पे मिस्टर ए बैठा हुआ था, उसने उसको कहा ये ले पकड़ भाई लाकर, तो ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है। हम ये नहीं कहेंगे भाई वो तीनों जब इकट्ठे नहीं थे, तूने उस वक्त ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्यों नहीं की?
जब इकट्ठे होते तो फिर करनी थी ना तूने, ये तूने एक बंदे को ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर दी। कौन कहता है नहीं नहीं, जहां पे ज्वाइंट प्रॉम्प्ट हो तो वहां पे एक बंदे को ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी सबको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कंसीडर हो। नहीं समझ आई ना? ये लफ्ज लिखा हुआ है, कह रहा कि एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रॉमिसिंग, एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रॉमिसिंग हैज द सेम लीगल consequences एंड ऑफर टू ऑल ऑफ देम। यानी कि ये ऑफर खाली ऑफर की बात नहीं कर रहा है, इसको अल्फाज पूरे रखने चाहिए थे, एंड ऑफर टू परफॉर्मेंस। अब नीचे एग्जांपल देखना, अशरफ ऑफ रुपीज 15,000 टू रिजवान एंड तनवीर जॉइंटली, he offered to pay the amount to Tanveer on a proper time and place who refused to receive it. It shall be considered valid tender of performance by Ashraf. तो उसके अल्फाजों में गौर ना करना, ये ऑफर खाली ऑफर की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की। यानी कि एक बंदा एज पर टर्म्स ऑफ, अब देखो ना, ये ड्यू डेट के ऊपर गया 1 लाख रुपए लेकर, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ये तो पैसे है ना, पैसे तो दोबारा भी वो क्या करेगा? उनको देगा। बस में, और यहाँ पे किसकी एकदम उसने आगे कंसिक्वेंस नहीं बताया। यानी कि अगर एक बंदा भी रिफ्यूज कर देगा तो सबकी रिफ्यूजल कंसिडर, एक बंदा भी एक्सेप्ट कर लेगा तो ये सबकी तरफ से एक्सेप्टेंस कंसिडर। बस ये बताना चाह रहा हूं। पता नहीं केड़ा नशे ये बेल है। ले बेटा, अब इसको जरा देखना, effect of refusal to accept offer of performance, whether where a promiser has made a valid offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted by the promiser, he is not responsible for non performance। वो उसकी कोई जिम्मेदारी कोई नहीं है। and does he thereby lose his rights or not does he thereby, और ना ही इसका हक वो खोएगा इस बात का हक कि उसके नुकसान को पूरा किया जाए। यानी कि एक तो उसकी तरफ से परफॉर्मेंस भी हो जाएगी, नॉन परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार नहीं, और उसको कंपनसेट भी किया जाए। अब वो कानून के पास चला जाएगा, लेकिन अगर वो वेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। यानी कि वोइडेबल का ऑप्शन है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके केस करके अपने नुकसान रिकवर कर ले, या वेट कर ले कि भैया हो सकता है ये परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसकी मर्जी है, कानून ने इसको ऑप्शन दिया हो। थैंक यू बेटा। अब ये ऊपर वाली लाइन आपने लाजमी याद रखनी, ये आगे पढ़ेंगे जॉइंट, ये चैप्टर 8 में डिटेल आएगी इसकी, फिर मैं दोबारा ये आपको सही से समझ आ जाएगी। ले बेटा, ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर, मुझे बताएं जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें और कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो या पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड हो, तो वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव उनका कोई ऑब्लिगेशन होगा नहीं। मतलब अगर ये देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो मरने वाले की जगह पे आते हैं, जिंदा बंदे का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, याद रखना। खाली रिप्रेजेंटेटिव बोल लो वो भी लफ्ज मुनासिब नहीं है उसका, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए बोलेंगे? जो मर गया हो उसके घर वालों का। अब जस्ट एग्जांपल, मान लो ये मिस्टर ए, वही बात, मिस्टर ए और मिसेस, सॉरी मिसेस नहीं होगी, मिस बी, इन दोनों की एंगेजमेंट हुई हुई है। अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? पर्सनल नेचर का था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जारी बात है ये परफॉर्म नहीं होगा। अब दूसरा देखो, ये जो है डॉक्टर साहब, अज्यूम कर ले एक डॉक्टर है मिस्टर डी, एक पेशेंट है मिस्टर पी। मिस्टर पी में मान लो कि उसके गुर्दों में पथरी है, उसने, ये जो डॉक्टर साहब बड़े मशहूर डॉक्टर हैं गुर्दों की पथरी निकालने के लिए, इन्होंने, मिस्टर पी ने मिस्टर डी को कहा कि भाई ये इलाज कर रहे हैं। उसने कहा कि ठीक है 31 दिसंबर को आपकी गुर्दों की पथरी निकाल दी जाएगी, ऑपरेशन कर दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? मिस्टर डी की डेथ हो। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो कि ये जो गुर्दे की पथरी उसने निकालनी थी, अब उसकी तो मिस्टर डी की तो डेथ होगी, क्या आप उसके घर वाले कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे? ये पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड है। घर में तो सारे कसाई हैं, तो मुझे बताएं खुश होते हैं उस बंदे का, बेचारे का क्या हशर करेंगे? सब कुछ ही निकाल देंगे मेरे बच्चे। इसलिए यहाँ पे याद रखना क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर। जब दो पार्टीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वादा हो जाता है, तो वादा दो के दरमियान नहीं रहता, बल्कि इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी बाइंड कर देता है। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव की नौबत कब आएगी भला? इनके मरने के बाद। जब तक जिंदा खुद, यानी कि तब दो पार्टीज का आपस में वादा होता है ना, वो वादा वो दोनों के दरमियान नहीं होता, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान में भी होता है। लेकिन लफ्ज़ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जब मरने के बाद इनके वो आ जाएंगे इनकी जगह, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट क्या हो? पर्सनल नेचर का हो या पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड हो, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान वादा नहीं होता, फिर दो पार्टीज का आपस का मामला होता है। कहता है promises bind the representative of the promiser in case of the death of such promiser before performance unless a contrary intention appear from the contract। हाँ, अगर contrary intention appear का मतलब क्या है? कुछ मामला तो है ही कुछ और थे,
इंटेंशन ही कुछ और थी। इंटेंशन कुछ और में क्या, अगर तो पर्सनल नेचर का था, इंटेंशन ही ये है कि ये खुद ही परफॉर्म करेंगे। और पर्सनल स्किल्स हो, इंटेंशन ही ये होती है कि पार्टी खुद परफॉर्म करेगी। जैसे उसने कह दिया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, आज के बाद यहाँ पे फिलहाल कहीं भी लफ्ज बोलेगा ना, कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, तो खुद परफॉर्म करेंगे। कॉन्ट्रेरी इंटेंशन ये है कि यहाँ पे ये खुद ही परफॉर्म करेगा। ऐसे ही होता है ना पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में, भैया तू नहीं परफॉर्म करना। उसके बाद बस ये आखिरी बात है आज की। आखिरी नहीं भैया, अभी कुछ टाइम पड़ा हुआ। एक कहानी सुनानी है आपको, कहानी सुनाने के बाद पढ़ेंगे कल, बस एक कहानी सुना दूंगा आपको। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस होल, ये तो पहले ही पढ़ के आए हैं बच्चे, ये चीजें पहले ही पता है। बेटा पढ़ाने वाले के लिए अच्छी नहीं है ना। बेटा तो देखें, मिस्टर ए, मिस्टर बी, सुन लो मेरा अच्छे, वेल सुन लो। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, जब एक पार्टी अपना वादा पूरा परफॉर्म ना करे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। भैया वही बात ना, अभी हमने डिस्कस किया था, एक पार्टी अपना पूरा एप्लीकेशन परफॉर्म ही नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी के पास किस चीज का ऑप्शन होगा, वोइडेबल, चाहे तो खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू। लेकिन इफेक्ट ऑफ फ्यूचर देखिएगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये बाइक बेची थी 1 लाख रुपए की। अब ड्यू डेट आई, मिस्टर बी ने पैसे देने थे मिस्टर ए को। मिस्टर बी यहां पे कह रहा है सर मेरे पास सिर्फ 50,000 है, मेरे पास बाकी पैसे नहीं। क्या ये अपना वादा पूरा परफॉर्म कर रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मिस्टर ए अब इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके ये बाइक वापस ले कॉन्ट्रैक्ट का, और जो सारी बात उसने जो वादा खिलाफी की है उसके लिए उस पर केस भी कर दे। अब जरा अल्फाज देखना, वेयर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ, अभी ये लफ्ज रहने दो, व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his willingness in his continuance। दोबारा देख लो, चलो ये तो फर्क मैंने ज्यादा रख दिया ना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये 1 लाख रुपए की बाइक बेची थी, ड्यू डेट के ऊपर मिस्टर बी के पास 90,000 है। क्या मिस्टर बी अपना पूरा ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा है। अब मिस्टर ए के पास ऑप्शन क्या है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, या ये चाहे तो इसको कंटिन्यू भी रख ले, वो कहेगा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं लाख की बजाय 90,000 ले लेता हूँ, इसी में काम चला लूँ, उसकी मर्जी है ना। तो इसलिए मेरे सादा से अल्फाज हैं, लेकिन एक और चीज देख, कहता है कि जब कोई पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से इनकार कर दे या अपने आप को डिसेबल कर दे, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लाख रुपए की बाइक बेची, अब मिस्टर बी इनकार कर रहा है कि भैया मेरे पास पैसे ही नहीं, अब रिफ्यूज कर रहा है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से, होली या पार्शली। एक और तरीकाकार भी है, मिस्टर ए के पास बाइक थी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि ये बाइक मुझसे खरीद लो, उसने कहा कि ठीक हो गया, मैं 1 महीने के बाद तुझे पेमेंट कर दूंगा, 1 महीने के बाद तुझे पेमेंट कर, मिस्टर ए ने कहा कि मैं 1 महीने के बाद तुझे बाइक दे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया, महीना पूरा होने से पहले ही ये बाइक मिस्टर सी को सेल कर। अब मुझे बताओ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इनकार किया, इनकार ही समझेंगे, इसको कहते हैं अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से डिसेबल कर लेना, याद रखेंगे। यानी कि इनकार भी नहीं किया लेकिन इनकार ही है, उसने वो बाइक जो उसको देनी थी मिस्टर बी को, किसको भी सेल कर दिया, मिस्टर सी को। एक्चुअली उसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से अपने आप को डिसेबल कर दिया है, अब वो मिस्टर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। अब मिस्टर बी के पास ऑप्शन आ जाएगा, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, चाहे तो वेट करे, हो सकता अभी भी अकल आ जाए उसको, और ड्यू डेट तक वो क्या कर ले, वो बाइक मुझे वापस लेकर दे दे। दोनों ऑप्शन है, याद रखेंगे रोशन। आप पढ़ क्या रहे हैं, जब कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से या तो इनकार कर दे या अपने आप को डिसेबल कर ले, होता है ना, अल्लाह माफ करें, वैसे चलो इस तरह कर, ये मिस्टर ए की इंगेजमेंट हुई है मिस बी के साथ, उसने इनकार कर दिया, एक तो ये है। दूसरा क्या है, माशाल्लाह उसके घर वालों ने शादी मिस्टर सी से कर दिया, तो इसने क्या कर लिया, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से डिसेबल कर लिया, उसके घर शादी का कार्ड ही आया। तो कहता है व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, या तो वैसे इनकार कर दे या डिसेबल कर ले हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, यानी कि वैसे ही इनकार कर रहा है वो पूरे का पूरा ही। एक पार्टी वादा पूरा करने से वैसे इनकार कर देती है, या वो मैंने आपसे वादा किया ये मोबाइल मुझसे 30,000 का खरीद लो, ड्यू डेट आई, आप पैसे लेकर आए, मैंने कहा मैंने नहीं देना मोबाइल, ये है इनकार कर। अब आपके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके
या तो मुझ पर केस कर दो या देख लो, अभी भी हो सकता है मैं मान जाऊं। दूसरा क्या है, मैंने आपसे वादा किया था फलानी तरीके को ये मोबाइल दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने मोबाइल क्या कर दिया, किसी और को भेज दिया है। ये मैंने अपने आप को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से डिसेबल कर लिया है। कहता है द प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्रॉमिसी क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स आर कंडक्ट, या वो बोलकर या अपने, उसे कोई केस शुरू नहीं किया, वो वेट कर रहा है, अभी कंडक्ट से लग रहा है वो अभी भी वेट कर रहा है, हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, या बाय वर्ड्स बोल दे कि भाई अभी भी आपके पास मौका, मैं केस नहीं कर रहा, आप फलानी तारीख तक या फलाने दिनों तक ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दें, उसका राइट है, हिज विलिंगनेस इन इट्स कंटिन्यूस, यानी कि वो चाहे तो खत्म कर दे, चाहे तो अपने अल्फाजों या अपनी हरकतों से शो कर दे कि मैं अभी भी वेट कर रहा हूं। नहीं ना समझे? इसके नीचे कुछ एग्जांपल दे रखी है, उसको जरा देखिएगा। बस आज की आखिरी बात, एक कहानी है, एक कहानी कल इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब आपके दिमाग का यहाँ पे जब लॉ पढ़ेंगे ना, तो एक सेकंड, लिमिट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अच्छा, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की नौबत कब आती है, इसको पहले जरा देखिए। जिसने किसी के पैसे देने होते हैं उसको डेटर कह सकते हैं, जिसने किसी के पैसे देने उसको डेटर कह सकते हैं, और जिसने पैसे लेने उसको क्रेडिटर कह सकते हैं। कहते ये हैं सर, कह सकते हैं। मकरूज बंदे को डेटर कहते हैं, और जिसने कर्ज दिया हो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। अब यहां पे एक ऐसी सिचुएशन है, एक बंदे ने दूसरे बंदे से, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कई कर्जे लिए हुए, और इन सब की ड्यू डेट भी आई हुई है। एक एक लोन लिया 2018 में 1 लाख रुपए का, 2019 में 1 लाख रुपए का, 2020 में 1 लाख रुपए का, और हम बैठे हुए अभी 2021 में, अज्यूम कर रहा हूं, हम ज्यादा दूर नहीं है, 2021 में बैठे हूं, और ये 3 कर्जे मिस्टर ए की तरफ ड्यू है, और मिस्टर ए ये पेमेंट करने जा रहा है मेरे बच्चे। अब देखना इसके रूल्स क्या होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं जब एक डेटर ने किसी क्रेडिटर के एक से ज्यादा कर्जे वापस करने, जब वो पेमेंट वापस करेगा उसको, और पूरी अमाउंट वापस नहीं कर, देखो ये टोटल अमाउंट कितनी होती है, 2,80,000, और साथ अज्यूम कर लो कोई 90,000 रुपया वो भी है, इंटरेस्ट भी है, तो इस लिहाज से ये क्या हो गया, 370 अज्यूम कर लो। अगर तो 370 दे, पूरी अमाउंट दे दे वापस, रौला मुका। लेकिन हम सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं जब एक डेटर ने क्रेडिटर के कई पैसे देने हो और वो पूरी अमाउंट वापस ना कर रहा, और वो ड्यू भी हो, डेट्स जो ड्यू हो, याद रखना, जो डेट अभी ड्यू नहीं ना हुआ, एक और भी कर्जा लिया हुआ था, मान लो कि वो 2022 में ड्यू है, और हम कहां पे बैठे हुए, 2021 में। अब 2021 में अज्यूम कर लो, इसको 2021 बोल दो, 2021 में उसने 90,000 की पेमेंट की है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कितने पैसे भिजवाए, 90,000। क्या ये सारा ऑब्लिगेशन वो पे कर रहा है, 2,80,000 थे ड्यू, क्या 90,000 देना मतलब सारे पैसे दे रहा हो, नहीं। अब इसका असूल क्या होगा, अब ये तो 90,000 दे रहा है, ये कौन से डेट के अगेंस्ट एडजस्ट किए जाएंगे, ये हम रूल पढ़ेंगे, किसके अगेंस्ट एडजस्ट किए जाएंगे, नहीं रूल पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं ना, यहां पे अकल इस्तेमाल नहीं करते। कानून कहता है एक डेटर जिसने क्रेडिटर के कई कर्जे वापस करने हो, वो सारी अमाउंट वापस ना कर रहा हो, कुछ वापस कर रहा हो, सारे वापस करते फिर तो रौला ही नहीं ना था अप्रोप्रिएशन का। अप्रोप्रिएशन पेमेंट होती कब है, कि कौन सी अमाउंट एडजस्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी, और ये तब होता है जब कुछ अमाउंट दे दी हो बहुत सारे कर्जों में से जो ड्यू थे। कहता कि अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कितनी पेमेंट वापस की है, तो मान लो कि ये भी 2020 में भी एक लोन लिया था, और ये तीनों लोन ड्यू हैं, और ये 31 दिसंबर आ गया, 31 दिसंबर को उसने कितनी अमाउंट बचाई है, तो 31 दिसंबर 2020 को 90,000। कहता अब ये कौन सा डेटर एडजस्ट होगा, कहता है कानून कहता है कि मिस्टर ए का राइट है, डेटर का राइट है, वो बताएगा कर्जा वापस करते हुए कि कौन सा कर्जा एडजस्ट करना है मिस्टर बी ने, यानी कि कानून ने किसको हक दिया, डेटर को। डेटर बताएगा क्रेडिटर को कि क्रेडिटर कौन सा कर्जा एडजस्ट करेगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि ये ना 2018 वाला एडजस्ट कर, तो वही एडजस्ट करेगी। अगर ये कहता है ये 2020 वाला एडजस्ट कर, तो वही एडजस्ट करेगी। 80-20 वाला एडजस्ट कर दे और बाकी 10 फलाना, वो जिस तरह कहेगा उसी तरह एडजस्ट करेगा, याद रखेंगे। अब अगली बात आती है, ये कहेगा कैसे। हमने कहा कि बोलकर भी कह सकता है, एक्सप्रेसली भी कह सकता है, इम्प्लाइडली भी। एक्सप्रेसली क्या क्या है, बोलकर या लिखकर, उसको कह रहे हैं। उसने एक दफा सवाल दिया, उसने कहा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 90,000 का चेक दिया, चेक की बैक साइड पे लिखा है कि ये मैं 80,000 ये वापस कर रहा हूं और 10,000 फलाना करो, अज्यूम करो, तो जिस तरह उसने लिखकर कह दिया उसी तरह एडजस्ट करेंगे आप। बात समझ आ रही, दोबारा देखो।
अगर एक डेटर ने क्रेडिटर के कई कर्जे वापस करने हो, सारे जो ड्यू वो सारी अमाउंट वापस करने के बजाय कुछ अमाउंट वापस कर रहा हो, तो कौन सा डेटर एडजस्ट होगा? डेटर का राइट है, वो बताएगा कौन सा डेटर एडजस्ट करना है। और वो बताएगा कैसे? इम्प्लॉयडली या एक्सप्रेसली? एक्सप्रेसली बोलकर या लिखकर उसको बता देगा, और इम्प्लॉयडली कैसे? बाय कंडक्ट। अब इसके लिए अलग एग्जांपल बनाते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक और कर्जा लिया हुआ था 39,490 का, एक ये कर्जा भी लिया हुआ था, और इसकी ड्यू डेट थी 31 दिसंबर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 31 दिसंबर को 39,490 ही दिए, बाकी भी ड्यू है, बाकियों की भी ड्यू डेट गुजरी हुई है। लेकिन जो डेट मान लो कि ये 31 दिसंबर को उसे कितने पैसे भिजवाए मिस्टर बी को? 39,490, और ये इस दिन डेट ड्यू भी था ये बात, बाकी भी अभी और भी पेंडिंग है। लेकिन उसने ये जो डेट जिसकी ड्यू डेट थी 31 दिसंबर को, उसने 31 दिसंबर को 39,490 ही भेजे हैं। वो इंप्लॉयडली इंस्ट्रक्शन दे रहा कानून की निगाह में कि आपने कौन सा डेट एडजस्ट करना है, यही वाला। याद रखिए, जब एक बंदा डेट वापस, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं बोला, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की नौबत कब आती है? जब एक डेटर ने क्रेडिटर के कई कर्जे वापस कर दें, तो वो कुछ अमाउंट वापस करता है, तो कौन सा डेटर एडजस्ट होगा? जो डेटर बताएगा। जब डेटर बताएगा, कैसे बताएगा? एक्सप्रेसली भी बता सकता है, इम्प्लॉयडली भी बता सकता है। अब अगली बात, अज्यूम कर लो डेटर ने ये पैसे वापस किए, उसको 90,000 दिया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, लेकिन बताना भूल गया मैं कौन से पैसे वापस करूं। तो फिर क्या होगा? कानून कहता है फिर हक मिल जाएगा क्रेडिटर। फिर हक किसके पास? अगर इसने अपना हक इस्तेमाल नहीं किया, ये हक किसके पास चला जाएगा? क्रेडिटर के पास। फिर क्रेडिटर कोई भी कर्जा एडजस्ट कर सकता है, जिसके अगेंस्ट उसका दिल करेगा इस कर्जे को एडजस्ट कर सकता है। इवन एक कर्जा था 2016 का, जो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से रिकवरी नहीं किया था, उसकी ड्यू डेट कब थी बोला? 2016 में। नहीं नजर आ रहा? एक कर्जा 2016 का भी था, उसकी ड्यू डेट में 2016 में थी, और अब हम कहां पे खड़े हुए बोला? 2021 में है। ये टाइम आउट हो चुका। जब मिस्टर ए ने अपना हक इस्तेमाल नहीं किया, उसने 90,000 वापस किया उसको। ये 1 लाख रुपए का कर्जा था जो टाइम बाउंड हो चुका था, जो टाइम बाउंड हो चुका था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 90,000 भिजवाया, और मिस्टर ए भूल गया मैं कौन सा कर्जा वापस कर रहा हूं, तो कानून ने किसको हक दे दिया? मिस्टर बी को। मिस्टर बी कोई भी डेट एडजस्ट कर सकता है, कानून कहता है चाहे वो टाइम बाउंड ही क्यों ना। जब मिस्टर बी के हाथ में आए पैसे, अब वो फौरन से भाग के जाके कौन सा एडजस्ट कर लेगा? टाइम बाउंड वाला। कम से कम लाख में से एक और भी तरीका था टाइम बाउंड डेट वाला, जब डेटर खुद वादा कर ले आपसे लिखकर, तो फिर भी उसे रिकवर कर सकते हैं। एक और तरीका कार भी है, अगर वो पैसे आपके वापस कर रहा हो, कोई कर्जा वापस दे रहा हो और आपको ना बता रहा हूं मैं कौन सा कर्जा वापस कर रहा हूं, तो फिर कौन सा एडजस्ट कर सकते हैं? टाइम बाउंड वाला। ये भी आपको कानून ने हक दिया। बात समझ आ रही है? लेकिन एक एक तरह का कर्जा एडजस्ट नहीं करेगा क्रेडिटर, वो है जो डिस्प्यूटेड। कौन सा कर्जा एडजस्ट नहीं करेगा? डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड वो होता है जो मिस्टर ए उसको कह रहा था मैंने तेरे देने हैं 69,000, वो कह रहा था नहीं नहीं तूने मेरा ₹1,00,000 देना, कि दोनों का डिस्प्यूट था और मामला अदालत में पेंडिंग था। जो डिस्प्यूटेड डेट हो, मतलब जो अदालत में किसी डेट के ऊपर जो कंफ्लिक्ट था वो अदालत में पेंडिंग हो, उसको ये एडजस्ट नहीं कर सकता जब तक अदालत का फैसला नहीं आएगा। दोबारा देखो, जब एक डेटर ने क्रेडिटर के कई पैसे वापस करने हो, तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब यहां पे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की नौबत आ सकती है जब वो कुछ कर्जा वापस करेगा। जब वो कर्जा वापस करेगा तो कौन सा लोन एडजस्ट होगा? डेटर बताएगा। और कैसे बताएगा? एक्सप्रेसली या इम्प्लॉयडली? और अगर उसने ना बताया तो हक किसके पास चला जाएगा? क्रेडिटर के पास। और क्रेडिटर फिर कोई भी डेट एडजस्ट कर सकता है, इवन टाइम। और कौन सा नहीं कर सकता? डिस्प्यूटेड डेट। डिस्प्यूटेड डेट क्या कौन सा है? जिसके ऊपर मामला अदालत में पेंडिंग। अब अगली बात, अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 90,000 भिजवाया, बताना भूल गया कि मैं कौन सा कर्जा वापस कर रहा हूं। मिस्टर बी भी उसको एडजस्ट करना भूल गया कि मैं कौन सा एडजस्ट कर रहा हूं। उसने पैसे वसूल किए और एंट्री पास कर ली, रख लिए पैसे कर ले, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा कि मैं कौन सा डेट एडजस्ट कर रहा हूं। वो भी भूल गया और ये भी भूल गया। फिर कानून कहता है अब क्या? अब लगेगा FIFO मेथड। लेकिन लफ्ज FIFO नहीं बोलना, यहाँ पे लफ्ज बोलना इन ऑर्डर ऑफ टाइम। और इन ऑर्डर ऑफ टाइम में इस ये जो 90,000 दिया, इससे सबसे पहला डेट एडजस्ट होगा, चाहे सबसे पहला डेट टाइम बाद पड़ा। 2016 का वही डेट यहाँ पे फिर दोबारा रख लेते हैं। नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा? 2016 का फिर वो डेट रख लेते हैं, 1,00,000 रुपए का डेट टाइम बाद हुआ था, इसे 90,000 दिया। अब ऑटोमेटिकली कौन सा एडजस्ट होगा? टाइम बाद। लेकिन 90 वहां पे चला जाएगा। अब अगली बार नेक्स्ट जब उसे फिर पैसे दिए,
फिर जो असूल दोबारा से देखेंगे। ये याद रखें, जब जब कोई भूल रहा होगा, जिस तरह चल रहा होगा उसी तरह चलाना। आप एक दफा भूला, दोनों ही भूल गए, तो डेट किस तरह एडजस्ट होना शुरू हो गया? टाइम बार, ओ सॉरी, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, फाइफो मेथड। और फाइफो मेथड सबसे पहला डेट एडजस्ट होगा, चाहे वो पहला डेट कौन सा हो, टाइम बार। अगली दफा फिर यही हुआ, तो पैसा, अगर टाइम बार का कुछ हिस्सा रह गया वो, अच्छा, अगर इस तरह दोनों भूल रहे होंगे तो जो पैसे देगा सबसे पहले डेट के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे, जब तक वो पूरा सेटल नहीं हो जाता। जब दोनों भूल रहे होंगे, याद रखें, ये हमेशा तब तब होगा। और वो जो भी डेट आ रहे होंगे, सबसे पहले पहला, अब 90,000 दिया, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, मान लो टाइम बार नहीं पड़ा हुआ, अज्यूम कर, ये 90,000 किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा? अच्छा, अगली अगली दफा फिर आया, उसने 50,000 और दिया है, और दोनों भूल गए, फिर ये 10,000 ये वाला एडजस्ट होगा और 40,000 ये वाला। तो जब तक पहला डेटा एडजस्ट नहीं हो जाएगा, उसी के अगेंस्ट जाता रहेगा। लेकिन ये कब होगा? जब दोनों पार्टीज भूल जाएंगे, याद रखोगे। लेकिन एक दफा भूल गए, अगली दफा उसने बता दिया, फिर चल जाएगा। एक दफा भूल गए, डेटर बताना भूल गया, क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लिया, फिर वही चलेगा। नहीं ना समझ आती? हम क्या पढ़ रहे हैं बोला? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन पेमेंट में क्या पढ़ रहे हैं बोला? जब ये होते कब है बोला? एक डेटर ने क्रेडिटर के कई पैसे देने हो, कई तरह के लोन वापस करने हो, जो ड्यू भी हो, जो ड्यू भी हो, तो जब वो कुछ पेमेंट वापस करेगा तो कौन सा लोन एडजस्ट होगा? जो डेटर के हैं। अगर डेटर भूल जाता है, क्रेडिटर का हक है। और अगर क्रेडिटर भी भूल जाए, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, फाइफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब अगली बात, ये रूल तकरीबन ये वाले, अब अगले कुछ और मामला, थोड़े से दो। अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ड्यू, इंटरेस्ट भी ड्यू हो, जैसे ये 280, और इसके ऊपर अज्यूम कर लो, इसके ऊपर प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी ड्यू है 70,000, और प्रिंसिपल कितना है? 280। इंटरेस्ट कितनी ड्यू है? 70,000। अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ड्यू हो, और वो जो कुछ अमाउंट पे कर रहा होगा, वापस कर रहा होगा, तो फिर पहले इंटरेस्ट एडजस्ट हुआ करेगी, रिमेनिंग उस तरह जिस तरह ये रूल्स है। याद रखेंगे, 90,000 दिया, 70,000 इंटरेस्ट भी पड़ी थी, 70,000 एडजस्ट होने के बाद फिर अगर ए ने जो बताया होगा वो लोन एडजस्ट होगा। अगर ये भूल जाए तो कौन एडजस्ट करेगा? मिस्टर बी। इवन कौन सा एडजस्ट हो, वो सारा कुछ वही। याद रखोगे, अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों नहीं हो तो कौन सी अमाउंट पहले एडजस्ट होगी? पहले इंटरेस्ट एडजस्ट होगी, फिर प्रिंसिपल। क्योंकि इंटरेस्ट किस पर लग रहा होता है? प्रिंसिपल। अगर माशाल्लाह प्रिंसिपल ही आपने खत्म कर दिया पे कर करके, तो आपकी मौजें हैं, फिर इंटरेस्ट तो बढ़ेगी नहीं। अब आखिरी बात, अगली बात, अगर कोई डेट सेम ड्यू डेट पर ही ड्यू हो, तो फिर क्या किया करेंगे? जस्ट एग्जांपल अज्यूम कर लें, एक सेकंड लगता है बस मुझे। पे करूंगा 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2025 को। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक लोन लिया 60,000 का। उसने सर कहा कि मैं पे करूंगा आपको 14 जुलाई को। फिर उसने एक लोन ले लिया 30,000 का। उसने कहा कि सर मैं पे करूंगा आपको 14 जुलाई को। एक लोन इससे पहले भी लिया हुआ था 1 लाख रुपए का, उसकी डेट भी गुजर चुकी थी। और एक लोन इसके बाद भी लिया हुआ, मान लो कि 70,000 का, ये भी ड्यू नहीं हुआ, अज्यूम करना 14 जुलाई आ गई। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट की, अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट की 1,20,000 रुपए की। कितनी पेमेंट वापस की है? 1,20,000। कितना कर्जा ड्यू था अभी तक? 1 लाख ऊपर था, वो पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आपको? लाख, 90,000, 60,000, 30,000। अभी ये तो ड्यू नहीं ना हुआ, इसका तो रौला ही नहीं। ये टोटल कितना हो गया? ये सारा मिला के 290 बनता, और 190 होएगा यार, नहीं 280। नशइयो, एक तो टाइम एंड है और आप लोग। लेकिन पैसे वापस कितने दिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को? 1,20। और ये बताना, मिस्टर ए बताना भूल गया मैं कौन सा डेट एडजस्ट करूं, मिस्टर बी भी एडजस्ट करना भूल गया। अब क्या होगा? इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ऐसे ही ना? इन ऑर्डर ऑफ टाइम में सबसे पहले कौन सा डेट एडजस्ट होगा? 1 लाख। 1 लाख तो गया मेरे बच्चे, 1 लाख यहां से लेस हुआ, ये तो चला गया, बाकी कितना रह गया? 20,000। अब 20,000 का क्या करना? ना ना ना, 90 को मेरे बच्चे के तीनों डेट एक ही तारीख को ड्यू थे, 14 जुलाई को। इन ऑर्डर ऑफ टाइम का यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको? तो यहाँ पे फिर आपने 20,000 को क्या करना है? प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करना है।
अब ये जो एक दिन पर डेट खड़े हुए थे वो कितने थे बोला? 81, 81। अब देखो 90 का हिस्सा निकालो पहले, 90 डिवाइडेड बाई 81, और 20,000 में से इसको कितना हिस्सा आता है? ये पढ़ाऊंगा कल मेरे बच्चे बाकी चीजें सारी दोबारा से। मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट इतना, कल जरा रिवीजन हो जाएगी इसकी। इसका हिस्सा निकालो। बल्ले होते 10,000 चला गया 90 में। उसके बाद 60 का हिस्सा निकालो। ये प्रोपोर्शनेट तो करना आता है ना, यानी कि ये इन तीनों का, सिर्फ तीनों का टोटल, और जो 20,000 इन तीनों में डिवाइड करना है आप। 6,660, और रिमेनिंग जो भी बैलेंस रह गया होगा 3,333। वो भी कैसे निकालेंगे बोला? 30 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 3,333 रुपए। ये मेरे प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करना है। अगर इनको कहते हैं इक्वली स्टैंडिंग डेट्स, इन डेट्स का नाम क्या होगा जो एक ही तारीख को ड्यू होंगे? इक्वली स्टैंडिंग डेट्स। तो फिर कुछ अमाउंट अगर दे तो फिर उसको क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेटली तीनों। अगर और कोई कर्जे ना ही होते, चलो मान लो और कोई भी कर्जा ना होता, ये तीन ही डेट से एक ही डेट को ड्यू थे, यानी कि अगर नहीं बता रहा कोई भी तो फिर उसको क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करेंगे। याद रखें। तो ये मेरे अच्छे आपने, ये हमारे वैसे हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन इनको कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, रीड भी करेंगे और फिर इसको दोबारा समझेंगे। मैक्सिमम इंशाल्लाह 10-15 मिनट में हो जाएगा।